पढ़ने वाले थे यहाँ? हरित क्रांति से पहले भी तो पढ़ने वाले थे ना कुछ? एग्रीकल्चर में है ना, एग्रीकल्चर में ये टॉपिक हमने एक दिन क्लास ले ली है, उसमें कम से कम हमने 30 से 40% पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं ना। आज हम टॉपिक को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ना। थोड़ा सा रिवाइज करें इसमें। रिवाइज से मतलब जैसे हमने एक फ्लो बन जाएगा उसका, जैसे हमने स्टार्टिंग क्लास ली उससे फ्लो बन जाएगा, आगे क्या इंटरलिंक हो जाएगा ना, जिस प्रकार से उन्होंने भी उस दिन रिवाइज कराया था। चलिए हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को हमारे भारत के क्या कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड, मेरुदंड हिंदी में, इंग्लिश में बैकबोन, हिंदी में रीढ़ की हड्डी, है ना, यही कहा जाता है ना। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो अपन उस दिन में बताया था मैंने, जो अब देखा जाता है आखिर इंडिया की पॉपुलेशन की बात की जाती है, वो आपके 60% से 50 से 60% आपके किस पे डिपेंडेंट है? पूरी डायरेक्ट रूप से कृषि पर डिपेंड है ना। अब जब इतनी पॉपुलेशन डिपेंड है तो कहीं ना कहीं उसको अर्थव्यवस्था का क्या कहा जाएगा? बैकबोन कहा जाता है ना। तो इस प्रकार से हमको चर्चा कर लेते हैं। अब इसको भी मैंने कितने पार्ट से डिवाइड किया था? यहाँ पर 3 पार्ट से डिवाइड किया था। कौन कौन सी? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ओके, अर्थव्यवस्था के आधार पर हम कितने आधार पर बांटते हैं? 3। प्राइमरी में मैंने बांटा था जिनसे डायरेक्ट रूप से हमें प्रकृति से संसाधन प्राप्त होते हो, या डेफिनेशन में लिख सकते हैं वे संसाधन, ऐसे संसाधन जो प्रकृति से हमें डायरेक्ट रूप से प्राप्त होते हो, कौन से कहलाते हैं? आपके प्राथमिक क्षेत्र में, प्राइमरी सेक्टर में। जैसे कि कृषि, एग्रीकल्चर की बात की हमने, वनीकरण, उसके बाद में मत्स्य पालन हुआ, और कई सारे एग्जाम्पल दिए थे मैंने, है ना। उसके बाद हमने बात करती है टर्सरी सेक्टर में, यानी कि विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग, है ना। इसमें क्या किया जाता है? जो आपकी पृथ्वी से या प्रकृति से जो डायरेक्ट वस्तु मिली हुई है, डायरेक्ट संसाधन मिला हुआ है, उसका हम यूज करके अंतिम उत्पादन बनाते हैं। एक परिभाषा जरूर लिखना इसमें, अंतिम उत्पादन। अंतिम उत्पादन जैसे कि मैंने बताया आपके गेहूं से क्या बनाया? ब्रेड बनाया, बिस्किट बनाई, है ना। अब वो क्या हो गया? अंतिम उत्पादन हो गया। इसके बाद कोई उत्पादन नहीं होगा, डायरेक्ट यूज होगा, है ना। तो इस बता सकते हैं हम, यानी कि प्राथमिक संसाधनों का यूज करके हमने क्या है? सेकंड संसाधन यानी कि अंतिम उत्पादन बनाया, तो वो किस में आ जाएगा? आपका टर्सरी, सॉरी सेकेंडरी सेक्टर। टर्सरी में क्या आया था? सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में जैसे बैंकिंग, बैंकिंग के अलावा एजुकेशन आ जाएगा, आपका टूरिज्म वगैरह आ जाएगा, ये सब किस में आएंगे? आपके टर्सरी सेक्टर में। अब फिर मैंने सेक्टर के आधार पर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया कि पॉपुलेशन की जब बात की जाती है सबसे अधिक किस पर डिपेंड है? आपके कृषि पे, प्राइमरी सेक्टर पे, यानी कि 50 से 60%, 50 से 60%। सेकेंडरी सेक्टर पर यानी कि 15 से 20%, सॉरी 20 से 25%, और टर्सरी में आपकी 15 से 20%। अगर मैंने बताया था इसमें जीडीपी के आधार पर देखें, सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर, तो इसमें भी आपका सबसे ज्यादा आपका उल्टा हो जाता है, यानी कि सबसे कम कृषि का 15 से 20, मैन्युफैक्चरिंग का 20 से 25, और जबकि हम बात करें 50 से 60% किसका रहता है इसमें? सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र का। यहाँ तक देख लिया था हमने। ओके, इसके बाद में मैंने बताया डू यू नो, क्वेश्चन मार्क, क्या आप जानते हो। इसमें भी बताया मैंने एग्रीकल्चर के बारे में बताया था, सेरिकल्चर के बारे में, पीसी कल्चर के बारे में बताया था, और आपका विटीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। इस प्रकार से मैंने अलग अलग बताया था। जैसे हम बात करते हैं एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर किससे संबंधित है? आपका क्रॉप से यानी कृषि से संबंधित है। एग्रीकल्चर के बाद हमने बताया था आपका सेरिकल्चर, सेरिकल्चर किससे संबंधित है? सेरिकल्चर आपका रेशम उत्पादन, रेशम से क्या बनाए जाते हैं? कपड़े वगैरह, है ना, तो वो भी किस में आ जाएगा? आपका कृषि में।
सेरिकल्चर के बाद में मैंने बताया था आपको पीसी कल्चर। पीसी कल्चर कैसे रिलेटेड है? मत्स्य। ओके, जो डायरेक्ट रूप से किससे मिलते हैं? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी तो नेचुरल से मिलते हैं हमें। उसके बाद में बताया था बीटी कल्चर। बीटी कल्चर बोले तो द्राक्षा, द्राक्षा फसल है ना, ये किससे रिलेटेड था? खट्टे फल बोले तो अंगूर, जिससे क्या बनाई जाती थी? वाइन, शराब वगैरह है ना। हॉर्टिकल्चर, बागवानी, जैसे कि बागवानी में हम बात करते हैं फल फ्रूट्स वगैरह हो सकते हैं, सब्जियां भी हो सकती हैं, ये किस में आ जाएंगे? सभी आपकी हॉर्टिकल्चर में। ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर और आपको बताया था कि जो कृषि है, यहाँ की जो एग्रीकल्चर है, ये क्या एक सिस्टम है? क्या है? सिस्टम है। अब वो सिस्टम कैसे है, थोड़ा सा मैं डायग्राम से बता दूंगा आपको, है ना। उस दिन भी बताया था मैंने आपको। अब ये सिस्टम कैसे, थोड़ा सा ये देखिएगा। अब इसमें हम पहले क्या करते हैं, कृषि में पहले इनपुट करते हैं, तब हमें क्या होता है? आउटपुट। तो यही पढ़ते हैं ना। अब हम इनपुट भी कितने प्रकार से पढ़ा था? 2 टाइप से पढ़ा था, एक तो नेचुरल और एक आपका मैन मेड, यानी मानव द्वारा। अब जैसे कि नेचुरल में तो हम पढ़ते ही हैं कि सबसे पहले अगर कृषि जहाँ पर देखा जाता है तो क्या अच्छा होना चाहिए? वहाँ रेनफॉल, वर्षा अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी भी क्षेत्र में हम बात करें कृषि की, रेनफॉल। दूसरी बात हम बात करते हैं टेम्परेचर, तापमान भी कैसा होना चाहिए वहाँ पर? अनुकूल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस फसल के जितना टेम्परेचर चाहिए या तो उससे अधिक मिले या फिर उससे कम मिले, है ना। तो वहाँ पर के जो आपकी फसल है उसके अनुकूल क्या होना चाहिए? तापमान होना चाहिए। सनराइज, सूर्य की किरण। मेन फैक्टर इसमें आ जाएगा आपको सॉइल, मिट्टी की बात करते हैं। मिट्टी में जैसे हम पढ़ते हैं, जब तक मिट्टी फर्टाइल नहीं होगी, आपकी उपजाऊ नहीं होगी, तो वहाँ पर कृषि करना पॉसिबल नहीं है। जैसे हम बात करते हैं ना, झूम कृषि की बात करते हैं। झूम कृषि में क्या होता है? यही होता है जब हम किसी वन को, पेड़ पौधे को काट कर वहाँ पर क्या करते हैं? कृषि करने लगते हैं। तो 1-2 बार कृषि करने के बाद में वो भूमि क्या है? फर्टाइल नहीं रह पाती है। जब उपजाऊ नहीं रह पाती तो हम क्या करते हैं? दूसरी जगह इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं। समझ पा रहे हैं ना। इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि अगर जिस स्थान पर हमें कृषि उगाना हो, फसल उगाना हो, तो वहाँ की भूमि कैसी होनी चाहिए? फर्टाइल होनी चाहिए, उपजाऊ होना चाहिए। देन उसके बाद में मैंने एक और फैक्टर अच्छे से बताया था उसमें, एक क्या? क्लाइमेटोलॉजी, यानी कि जलवायु परिवर्तन। इसका भी काफी इफेक्ट पड़ता है कृषि पर। कैसे? कहीं की जलवायु देखा होगा ठंडी मिले तब भी अच्छे से नहीं हो पाए। कहीं की क्लाइमेट कैसी रहती है? बिल्कुल टेम्परेचर, जैसे हम बात करते हैं इक्वेटर की, इक्वेटर पे हमेशा कैसे रहता है? तापमान तेज रहता है, क्योंकि वहाँ सूर्य कैसा रहता है? लंबवत रहता है ना, 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से क्या है, कृषि भी एक सिस्टम है। अब ये तो हमने इनपुट किया, तब इससे हमारा क्या होगा? आउटपुट। ये तो हमने नेचुरल से देख लिया ना। अब हम बात करते हैं मानवीय रूप से। जैसे कि मानवीय तरीके से हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि मशीनीकरण की बात करते हैं। अभी वर्तमान में, पहले ऐसा नहीं था, बट अभी क्या है? मशीनीकरण है ना। मशीनीकरण करते हैं, यानी जितने भी हम संसाधनों का यूज करते हैं। दूसरा दिन उसके बाद में बीज डालते हैं। बीज के बाद में हम क्या करते हैं? उसका रसायन पदार्थ डालते हैं कृषि के लिए, ताकि अच्छी क्या हो उसमें? उपजाऊ हो। रसायन के बाद में उसकी निंदाई गुड़ाई भी करते हैं। जो अभी वर्तमान में आपका बाजरा है, तिलहन है, खरीफ की फसलें हैं ना, उसकी निंदाई गुड़ाई करनी पड़ती है ना। और जबकि आपकी रबी की फसलें हैं, ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखना, खरीफ की फसलों में क्या होता है? खरपतवार साथ में उगता है। खरपतवार, खरपतवार बोले तो घास बोलते हैं ना एक तरीके से। अगर अपन समझे, अगर कोई गांव से बिलोंग करता हो तो एग्रीकल्चर उसके लिए पूरा समझ में आता होगा, है ना। तो आप भी कोशिश कीजिए, शहर वाले भी आप क्या बन सकते हो? कौन देखता है? कृषि विभाग के सबसे सर्वश्रेष्ठ अधिकारी कौन रहते हैं? जैसे ग्रामीण क्षेत्र में देखा होगा ना आपने, अरे याद नहीं आ रहा मुझे उसका पद। तो यानी कि उस फील्ड में भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, अगर
कोई भी अगर भाई बहन को अगर सजेशन करना हो कि आपको सब्जेक्ट क्या लेना हो तो उसको बता सकते हो आप एग्रीकल्चर लीजिए। क्यों? इसमें कंपटीशन बहुत कम है। समझ पा रहे हैं ना? अगर मैं यहीं से निकालूं आपके आंकड़े, आप में से बताइए एग्रीकल्चर कितने लोगों के पास है। अगर एक पोस्ट यहाँ पर एग्रीकल्चर वाले की आ जाए और एक पोस्ट यहाँ पर मैथमेटिक्स वाले की या फिर बायोलॉजी यानी कि साइंस वालों की आ जाए, अब बताइए जॉब सबसे पहले कौन लगेगा? उसके लिए कोई कंपटीशन ही नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? तो अगर सजेशन, अगर उसने अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर एग्रीकल्चर से अगर बीएससी एमएससी कर लिया हो तो यानी कि वो साइंटिस्ट के पद के लेवल का हो जाएगा एग्रीकल्चर से। हाँ, गलत नहीं बताएंगे आंसर। ठीक है, यानी कि अगर कोई सजेस्ट कर रहा हो, मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि भाई आप लोग ना इस फील्ड में जाइए, क्योंकि इस फील्ड में क्या कंपटीशन बहुत कम है। जैसे अभी आपने यहाँ से रेशो निकालो, आप शहर से भी निकालो तो अधिकतर आपको एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी बहुत कम मिलेंगे किसकी अपेक्षा? साइंस से। और आपके साइंस में दोनों ही आ जाते, मैथ और बायोलॉजी वाले, है ना, इनकी अपेक्षा, है ना। तो ठीक है, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कि उसमें मानवीय द्वारा क्या, उसमें क्या किया जाता है? इन्वेस्ट, निदाई गुड़ाई हो गया, तब देन उसके बाद में क्या होता है? हमें आउटपुट होता है, जो भी आपने फसल जो भी उगाई। ओके, जैसे ये सिस्टम देख सकते हो आप, सूर्य का प्रकाश, वर्षा, मृदा, और ये थोड़ा सा ये स्लोप, ढाल, यानी कि अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, ये भी डिपेंड करती है। जैसे कि हम बात करते हैं दक्षिण वाले, या फिर हम बात करते हैं असम में, जैसे कि देखा जाता है सबसे ज्यादा चाय वगैरह, है ना, जो खेती होती है वो कैसे खेत में होती है? ढलान टाइप में, सीढ़ी नुमा में, है ना, ताकि वहां पर ज्यादा समय तक क्या ना भरा हो? पानी ना भरा हो। मैं बताऊंगा उसको भी, है ना, डायग्राम से भी। अभी तापमान हो गया, वर्षा हो गया, सूर्य ताप हो गया, ये है, ये आपके मानवीय रूप से हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीछे तक स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना सभी को? नहीं दे रहा हो तो मैं जूम कर दूंगा एक बार, है ना। दिखाई दे रहा है? क्योंकि मुझे छोटे छोटे अक्षर मैंने देखा, मुझे तो नहीं देता दिखाई। एक्चुअली में सही बात, मुझे नहीं देखा, मैंने देखा था वहां से एक दिन। चलिए उसके बाद में मैंने बताया था आपको, ये हो गया अपना टॉपिक। जैसे कि हम बात करते हैं इसकी कमर्शियल आपकी जो क्रॉप्स की बात करते हैं, इसमें क्या क्या आ जाएगा? वृक्षारोपण की बात करते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे वृक्ष होते हैं, हम उसको किसके उद्देश्य से लगाते हैं? ओनली व्यापार के उद्देश्य। जैसे कि एग्जाम्पल में कोई बताएगा? सागौन, सागौन की लकड़ी, लड़की नहीं, सॉरी, सागौन की लकड़ी क्या होती है? काफी महंगी बिकती है ना, इसलिए क्या करते हैं? इसका उपजाऊ करते हैं। वाणिज्यिक अनाज, वाणिज्यिक अनाज में जैसे कि आप क्या मान सकते हैं? कपास, रबड़, है ना, कई सारे ऐसे हैं, टी, चाय, कपास, कॉफी, रबड़। और इसके बारे में बताया था, रबड़ सबसे ज्यादा कौन सा देश उपजाऊ करता है? मलेशिया। कहवा बोले तो कॉफी ब्राजील, और श्रीलंका में सबसे अधिक चाय, है ना, ये पढ़ लिया हमने उस दिन। हाँ, फसल चक्र थोड़ा सा मैं ब्रीफ में रिवाइज करा रहा हूँ। उस दिन कौन कौन नहीं आया था आपकी क्लास में? सैटरडे के दिन, है ना, जिस दिन ये टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने। हाँ, फ्राइडे को, है ना, सैटरडे को तो सर की क्लास रही थी कमिश्नर सर। कोई बात नहीं, फिर भी यहाँ पर समझना है ना, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए किसी को तो फिर से मुझसे पूछ लेना, है ना। अब ये मैंने क्या बताया था? ये दो प्रकार फसल चक्र बताया था। फसल चक्र में हम क्या पढ़ते हैं? जब हाँ, क्रॉप आपका रोटेशन की जो बात करते हैं, उसमें क्या होता है? जब भी हम किसी फसल को उपजाऊ करते हैं तो उसका क्या करते हैं? परिवर्तन करते हुए क्या करना चाहिए? उपजाऊ करना चाहिए। ऐसा क्यों? यानी कि जो हम भूमि पर क्या कर रहे हैं, जो फसल उगा रहे हैं, उसकी फर्टिलिटी यानी कि उपजाऊ बनी रहे। जैसे कि मैंने बताया था आपको, कभी लंबी जड़े वाली बोई थी आपने तो कम जड़े वाली, जो पत्ते गिराने वाली है, कभी उस फसल को भी क्या करना चाहिए? उपजाऊ करना चाहिए, क्योंकि पत्ते गिराएंगे तो वो भी किसका काम करेंगे? खरपतवार का काम करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से जैसे कि हमने कभी कम पानी वाले तो कभी अधिक पानी वाले, कभी अधिक रसायन वाले तो कभी कम रसायन वाले, इस प्रकार से ये रोटेशन क्या है? हमें बना रहना चाहिए क्रॉप के अंदर, तब वो भूमि रहेगी क्या? आपकी फर्टाइल। अनुबंध कृषि, कॉन्ट्रैक्ट आपके फार्मिंग की बात की जाती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या जाएगी? जैसे कि
फसल उगने से पहले व्यापारी क्या कर लेता, उस किसान से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, यानी कि उससे क्या कर लेता है, समझौता कर लेता है। तो उसमें क्या किया जाता है, जैसे कि उसके लिए बीज के लिए पैसे देगा, रसायन के लिए पैसे देगा, और फिर उसको पहले ही कर लिया जाए कि आपकी इस फसल को इतने रेट पे क्या किया जाएगा, खरीदा जाएगा। ओके। कार्बनिक कृषि, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की जाती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है हम बताते हैं, जैसे कि आपको, जिसमें बिल्कुल भी रसायन पदार्थों का क्या नहीं किया जाता है, यूज नहीं किया जाता है। जैसे रसायन पदार्थों का यूज अगर मैं कोई बता पाएगा एग्जाम्पल? पहला आपका जैविक कृषि स्टेट कौन सा था? वेरी गुड। यानी कि पहला ऐसा राज्य आपका सिक्किम जो क्या है, आपका जैविक खेती करता है, पहला स्टेट जिसमें किसका पदार्थों का यूज नहीं किया जाता है, रसायन, केमिकल का। जैसे हम बात करते हैं यूरिया हुआ, डीएपी हुआ, कई सारे अपन दवाइयों का भी यूज करते हैं, कीटनाशक दवाइयों, है ना। सीढ़ीनुमा कृषि की जैसे में हम बात करते हैं, सीढ़ीनुमा कृषि में क्या जाता है, चाय वगैरह है जो ढाल टाइप से, है ना। ये कहाँ पर की जाती है कृषि? आपकी पहाड़ी क्षेत्रों पर, है ना, यानी कि अल्टीट्यूड एरिया वाले में किया जाती है। क्यों? क्योंकि जो वहां पर पानी जैसी गिरता है बरसात का, वो उस समय रुक नहीं पाता है। जब पानी रुकेगा नहीं बिल्कुल, तो वहां पर जो भूमि है वो भी क्या है, अच्छे से उपजाऊ नहीं हो पाएगा। क्योंकि जितना भी अपन उसमें क्या है, कुछ भी फसल डालेंगे, बीज डालेंगे, तो वो तो सारा बह के चला जाएगा, रुक ही नहीं पाएगा, है ना। ये तो हमने उस दिन भी देख लेते हैं ना। आज कुछ उसमें और ऐड किया है, स्प्रिंकलिंग मेथड। अब देख रहा है पीछे सभी को, स्प्रिंकलर मेथड की बात कर जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं। अब यहां से ध्यान से समझे, आप लोग बात ना करें प्लीज, है ना। फब्बार विधि की बात करते हैं, स्प्रिंकलर मेथड की। इसमें क्या आ जाएगा फब्बारा में, थोड़ा सा मैं इसको डायग्राम से बताऊंगा तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आए, क्योंकि हमने जो अभी तक पढ़ा था वो पूरा क्लियर समझ में आ गया था। ओके। लेकिन हमने जो ये 2-3 प्रकार की और मैंने ऐड किया था, जैसे फब्बारा में क्या आ जाएगा, जो सिंचाई की जाती है ना, तो सिंचाई किस प्रकार से की जाती है, थोड़ा सा इससे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा स्क्रीन दिखा दूं मैं आपको। पीछे दिख रहा है सभी को। एक तो हम क्या किस प्रकार से सिंचाई करते हैं खेतों में, कैनाल से करते हैं, नहर से, तालाबों से करते हैं, उसके अलावा आपके जो ट्यूबवेल वगैरह रहते हैं ना, उनसे भी करते हैं। लेकिन इस प्रकार से भी क्या की जाती है, आपकी कृषि की जाती है, स्प्रिंकलर मेथड, फव्वारा विधि। हाँ कुछ, हाँ वो भी आ रहा है उसमें, 3 विधि पढ़ाऊंगा मैं आपको, है ना। पहली में समझ में आ रहा है ना। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि अब देखो पूरा पढ़ते हैं अपन इसको, है ना, ताकि पूरा क्लियर समझ में आए। फव्वारा सिंचाई विधि में पानी का हवा में छिड़काव, वही वाला समझ में आ रहा हो। ये कौन सा तरीका आपका, ऐसा लगता है कि यहाँ पर आर्टिफिशियल रेन हो रही है आपकी, यानी कृत्रिम वर्षा हो रही है ना। दूसरा पढ़ते हैं इसमें 80 से 90% भाग है ना, पूरा पानी किस पर जाता है, आपका पौधे पर जाता है। इससे 80 से 90%, यानी कि पानी इसमें इन्वेस्ट होने का, सॉरी पानी इसमें वेस्ट होने का कम रहता है ना। सामान्यतः फव्वारा सिंचाई सूखाग्रस्त, बलुई मृदा, ऊंचा नीचा जमीन तथा पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। जैसे कि ये समझ में आ गया आपको। ये कौन सी आपकी, याद रखना तीनों को मैं अभी पूछूंगा बाद में। स्प्रिंकलर, है ना। हाँ बताएं, कौन सी वाले। जैसे कि अपन बात करते हैं नहरों द्वारा लगाते हैं, या फिर आप ट्यूबवेल द्वारा पानी लगाते हैं ना, उसमें 30 से 40% यूज हो पाता है और पानी वेस्ट ज्यादा होता है, समझ। इसमें अच्छी मात्रा के अनुसार धीरे धीरे पानी गिरेगा तो पूरा यूज हो जाता है, ये बोलना चाह रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन, सेकंड कौन सा आपका, ड्रिप इरिगेशन। अब ड्रिप सिंचाई में क्या आ जाएगा, ये आप देखते हैं इसमें ना। ये विधि कहाँ से ली हमने, इजराइल टेक्नोलॉजी में, आपको भी पता है, चर्चा में रहता है। अब फिर मैंने इसका डायग्राम बनाता हूँ। इसमें क्या कहता है, ड्रिप सिंचाई में विधि में जल में
मंद गति से बूंद के रूप में फसलों, वही है। इसमें क्या किया जाता है, पाइप बचाया जाता है। क्या किया जाता है, पाइप बचाया जाता है। पाइप में जैसे कि ये पाइप बचाया, अब इसमें थोड़ी थोड़ी से छिद्र कर दिए जाएंगे, किसके लिए, जहां पर वो पौधा हो सिर्फ वहीं पर वो पानी टपके। समझ पा रहे हैं ना, उसे कौन से कहते हैं, ड्रिप। जैसे कि अपन बात करते हैं ड्रिप, अगर अर्थ निकाला जाए, बोतल चढ़ाते हैं एक मरीज पर, टिप 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 टिप, है ना, ड्रिप उसी से कहते हैं ना, वही वाला है ना। देखो डायग्राम से देखेंगे ज्यादा समझ में आएगा। इस प्रकार से क्या की जाती है, खेती की जाती है। आज जब इस प्रकार से जो मैं बात कर रहा था ना, ये पाइप बचाए जाते हैं आपके। क्या बच रहे हैं आपके, पाइप। और जहां पर जिस पौधे पर अगर पानी देना हो तो वहां पर क्या रहता है, छोटे छोटे छिद्र रहते हैं ना। ओके, यानी कि इस प्रकार से रहेगा पाइप, इसमें छोटे छोटे छिद्र रहेंगे, तो उसमें पानी की बूंद जिस तरीके से ड्रिप चलते हैं ना, उस प्रकार से वहां पर उस पौधे पर पानी पहुंच जाएगा, ताकि इन्वेस्ट भी पानी का, सॉरी वेस्ट भी पानी का क्या हो, कम हो, और जितनी मात्रा में उसके लिए पानी चाहिए उतना पानी पहुंच जाए। अगर इसमें हम नहर वगैरह से पानी देंगे या फिर कुछ ट्यूबवेल वगैरह से पानी देंगे, तो हो सकता है ये फसल अच्छे से उपजाऊ नहीं हो पाए, क्योंकि इसके लिए इतने पानी की मात्रा नहीं है। सेकंड आया, पहला कौन सा था, फव्वारा जैसे स्प्रिंकलर। दूसरा ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। थर्ड देखते हैं, फर्टिगेशन सिंचाई। फर्टिगेशन इरिगेशन में क्या आ जाएगा, फर्टिगेशन इरिगेशन, देखो फर्टिगेशन से मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि पानी के साथ खाद, यानी कि आप पानी भी दे रहे हो प्लस उसके साथ भी क्या लग जाता है आपका, रसायन, केमिकल का भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि हमें कैसे, जैसे कृषि है, यहाँ पर हमने जो कोई भी फसल है उसमें क्या देना, हमें उर्वरक देना हो, खाद देना हो, है ना, तो पानी के साथ मिलाकर उसमें जो उर्वरक, सॉरी पानी में उर्वरक मिलाकर उस पेड़ पौधे की क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। उसे क्या बोलते हैं हम, नहीं वो डालते हैं, लेकिन इस मेथड की जो बात कर रहा हूं मैं, इसमें ऐसा किया जाता है, जैसे कि ट्रैक्टर रहता है, ट्रैक्टर जैसे अभी तो ट्रैक्टरों का यूज करने लगे कई सारे, आपने देखा होगा पंप रहते हैं ना, पंप पीछे वो दवाई मिलाकर, उसमें आपने देखा होगा पीछे टांग कर एक किसान, है ना, क्या करता है, उसे इस प्रकार से क्या करता है, उसकी सिंचाई करता है, देखा होगा। हाँ जी, हाँ, तो लेकिन इसी का ये बड़ा रूप है, जैसे कि मैं बता रहा हूं इसमें, ये देखो क्लियर आया डायग्राम से समझ में। इसमें पॉइंट मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे तीसरी की बात कर रहे हैं, इसमें क्या किया गया, उन्होंने पानी तो था, पानी के अलावा इसमें क्या है, कुछ रसायन वगैरह मिलाया जो देना चाहते हो आप, इस प्रकार से मिलाकर फिर इस खेती की, सॉरी इस फसल की क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। उसे क्या बोलते हैं हम, फर्टिलाइजेशन, आपका इरिगेशन की बात करते हैं। तो तीनों समझ में आया आपको, डायग्राम से आई थिंक ज्यादा समझ में आए होंगे। पहला कौन सा था आपका, फव्वारा सिंचाई, जिसमें क्या किया जाता है, ओनली कृत्रिम आर्टिफिशियल रेन की तरह इसमें क्या होता है, सिंचाई होती है। जिस प्रकार से अपन एक तो कृत्रिम एक आर्टिफिशियल, है ना। दूसरा ड्रिप में क्या किया जाता है, जिस पौधे को हमें पानी पहुंचाना होता है उसमें उस पाइप में छोटे छोटे छिद्र रहते हैं, तो वहां पर पानी आपका पहुंच जाता है। तीसरा पॉइंट ये आपका, इसमें क्या होता है, जिसमें जब भी हमें कोई भी रसायन वगैरह देना हो तो पानी में मिलाकर इस टैंक में उस पौधे पर जहाँ पर पहुंचाना होता है वहां पर उस तरह से सिंचाई की जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। हाँ, थोड़ा सा मैं ये बता रहा था आपको कि जो खरीफ की फसलें रहती है उसमें खरपतवार नहीं, बहुत सॉरी खरपतवार उगता है और रबी की में नहीं उगता है। अब ऐसा क्यों, अभी तो ये कंफ्यूजन नहीं हुआ आपको दूर के रबी की फसलें कब और खरीफ की फसलें कब। देखो ये तो अपनी अपनी ट्रिक है याद करने की।
खरीफ की बताया था मैंने आपको, जो जून जुलाई में बोई जाती है ना, वो फसलें कैसी कहलाती हैं आपकी? खरीफ की फसलें। जैसे कि अभी हम वर्तमान की बात करें, अभी कौन सा महीना चल रहा है आपका? जुलाई का। आपकी जो फसलें होंगी सभी क्या कहलाएंगी? खरीफ की। ओके, जिसमें हम बात करते हैं बाजरा है, चावल है, धान है, मक्का है, कई सारी और भी फसल इसमें है ना, तिलहन है, बाजरा है। तो ये किस में आ जाएगी? आपकी खरीफ की फसलें में। और रबी में कौन सी आ जाएंगी? जो आपकी जब ये फसलें काटी जाएंगी। कब काटी जाएंगी ये? अक्टूबर नवंबर में। तब इनके कटने के बाद आपकी कौन सी आ जाएंगी? खरीफ की। और जब खरीफ की कटने के बाद कौन सी आ जाएंगी? आपकी नकदी या फिर जायद। इस प्रकार से पढ़ाता है, क्योंकि अब देखा जाता है तो खरीफ की फसलें में बरसात क्या होती है? अधिक होती है। मैंने बताया था खरीफ की फसलें होती है वो मानसूनी आधारित होती है, मानसून पर डिपेंड करती है। जबकि जो रबी की फसलें होती है वो कैसी होती हैं? शीत पर डिपेंड करती हैं। ऐसा ही बताया था कुछ मैंने। तो इसलिए अब बरसात होती है तो बरसात में बेवजह क्या होता है? उसमें खरपतवार होता है। समझ पा रहे हैं ना? बेवजह से मतलब समझ रहे हैं ना? बिना काम का। यानी कि उसके लिए अच्छे सा टेम्परेचर भी मिल जाएगा, वर्षा पानी भी मिल जाएगा, फिर क्या परेशानी है उसको उगने में? कोई परेशानी नहीं। इसलिए अब ज़्यादा मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट समझ में आया? जो हम बात कर रहे थे ऋतुओं के आधार पर, तो ऋतुओं के आधार पर भी ये हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया इसको? 3 पार्ट्स में। किसी को पीडीएफ से कोई इशू तो नहीं? ओके। ऋतुओं के आधार पर खरीफ, रबी और नकदी। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। राइस, मिलेट, कॉटन, जूट, शुगर कैन, मेज, उर्द, ये किसके एग्जाम्पल है? सभी खरीफ के है ना। रबी के व्हीट, बार्ले, ग्राम, मटर, पटाटो, ये सारे किस में आ जाएंगे? रबी की फसलें में। और बाकी के ये आपकी जो जायद की फसलें या फिर नकदी की फसलें कौन सी रहती है आपकी? जो गर्मियों के समय की जाती है ना। ये हमने देख लिया था उस दिन। हाँ, आपने देखा नहीं है? HYV, इसका कमाल है, हाई यील्ड वेराइटी। समझ रहे हैं ना? अभी हम पढ़ेंगे क्या है, अभी हम पढ़ेंगे जब आपके 1967 भारत में, 66, 67, 65 में आपका यूएसए और मैक्सिको। ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अब जो हमें देखने के लिए मिलते हैं, आपका कहना सही है। अब और पहले बहुत परिवर्तन आ चुका है। कैसे? हमें देखने को मिलता है कई सारी ऐसी फसलें जो हमें 12 माह से मिल जाती हैं। कई सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, जैसे कि हम केले की बात करें, हर मौसम में मिलता है हमें। कई सारे ऐसे फसल और फ्रूट्स हैं जिनका कोई मौसम नहीं होता है, फिर भी हमें वो क्या हो जाते हैं? उपलब्ध हो जाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? हाइब्रिड बीज। स्टोरेज भी है, लेकिन मौसम के अकॉर्डिंग उगते भी है। स्टोरेज तो हम तब करते हैं जब वो उपजाऊ होती है उसका, लेकिन हाइब्रिड बीज का ही क्या है? ये कमाल है। समझ पा रहे हैं ना? और जब ऐसा पहले देखने को मिलता है, हम हाइब्रिड बीज का यूज नहीं करते। जैसे कि अभी चर्चा करेंगे उस पर। जैसे गेहूं की बात करें, गेहूं में अभी क्या होता है, जिस प्रकार से हम बात करते हैं हरित क्रांति की बात करते हैं, तब से अगर देखा जाता है वो बीज का यूज करने लगे हैं ना, तब से कम गेहूं में 5 गुना परिवर्तन हुआ है। जिस गेहूं की जो उपजाऊ भूमि होती थी ना, उसमें जो फसल होती थी ना, जहाँ 5 कुंटल होती थी, वहां उससे 1 बीघा में कितनी होने लगी? 25 कुंटल। 5 गुना बढ़ गई। चावल में 3 गुना बढ़ी। कब से? जब से हरित क्रांति आई है। क्या है हरित क्रांति? इसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे आज हम, है ना। हाँ, आई थिंक आप लोग पढ़ के आए होंगे तो और ज्यादा बेटर आप लोगों के समझ में आएगा ना। इसके बाद हमने देखा था, क्या देखा था? कुछ सब इसमें भी मैंने आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक दिया था। क्या टास्क दिया था बताएं? मैंने कहा था आप लोगों से कुछ पॉइंट्स आप लोग भी घर से लिख के लाए। 5 पॉइंट्स मैंने बता दिए, इसके अलावा आप भी याद करके लाए और लिख के लाए। लिख के लाए सभी? क्रॉस नहीं, आगे से भी ले लीजिएगा। शशांक, एक फोटो देखो।
इसमें क्या होता है, पहली बात हम बात करें भारतीय कृषि के साथ क्या इशू है, क्या समस्या है। कुछ पॉइंट्सों पे मैं उस दिन चर्चा कर चुका था और कुछ पॉइंट्स के लिए मैंने बताया था, आप लोग भी क्या है घर से पढ़ के आए, यही बोला था। चलिए, जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट किसकी बात करते हैं हम, जो भारतीय कृषि में सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है, आपकी मानसून। ओके, क्यों है मानसून आधारित? क्योंकि जब भी हम देखा जाता है 40 से 50% आपकी जो कृषि की बात की जाती है, फसल की बात की जाती है, वो किस पर डिपेंड है, पूरी तरीके से मानसून पर। और जब तक मानसून नहीं आएंगे, जब तक वर्षा नहीं होंगे, तो क्या है वो खेती अच्छे से नहीं हो पाएगी, या तो सूखा पड़ जाएगा या फिर अधिक वर्षा हो जाएगी। दोनों तरीके से क्या हो जाता है, फसल आपकी नष्ट हो सकती है। अधिक वर्षा आ जाएगी फिर भी नष्ट हो जाएगी, और कम वर्षा रहेगी फिर भी फसल नष्ट हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर कहा जाता है भारतीय कृषि मानसून का जुआ कहलाती है, यही बोलते हैं ना। ओके, सेकंड पॉइंट बताया था आपने, अशिक्षित, यानी कृषि को लेकर क्या है अभी भी अशिक्षित है। जैसे कि अभी हम रेशियो निकाले अपनी क्लास का, अगर आप लोगों से बोले कि आप लोग जाए और 1 साल के लिए आप खेती करें, क्या अच्छे से कर पाएंगे? हम पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हम उस फील्ड में नहीं है जिस फील्ड में हमें होना चाहिए। जैसे आज एक परिवार में अगर 2 बेटे 2 बेटियां पढ़ रही हैं, तो वो अगर उसमें एग्रीकल्चर का एजुकेशन नहीं होगा उनके अंदर, तो वो अच्छे से कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दोनों 2 बच्चे उसके माना कि इंजीनियर है, 2 ही क्या है उसके एडवोकेट है। अब बोले उनसे भाई आप बताइए कि 1 बीघा में कितना खाद देना चाहिए, यूरिया, है ना। हाँ, एजुकेशन में आ जाए, नहीं मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ थोड़ा सा, कि उसमें बोलेंगे कि भाई 1 बीघे में आपको कितना यूरिया देना है। जब उसने पढ़ा नहीं है तो वो क्या बताएगा? बिल्कुल, थोड़ा सा इसमें अवेयरनेस नहीं है, मतलब उस फील्ड में जानकारी नहीं है, तो अशिक्षित मान सकते हैं ना अपन उस चीज में। भाई हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अच्छी कृषि नहीं कर सकते, समझ रहे हैं ना। और एक परंपरागत तरीके से जिस प्रकार से पहले करते आ रहे हैं, उसी प्रकार से उसी पैटर्न को क्या है अभी वर्तमान में फॉलो किया जा रहा है। कृषि जोतों का छोटा आकार, इसका भी मैंने बताया था उस समय एग्जाम्पल से, अच्छे तरीके से बताया था कि कृषि जोतों की जो बात की जा रही है, कई सारा छोटा आकार क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हम बात करते हैं 1947 पे जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो जो हम वर्तमान की पॉपुलेशन देखते हैं उतनी पॉपुलेशन उस समय नहीं थी। भूमि तो इतनी थी, भूमि बढ़ी या फिर लोग बढ़े? पीपल बढ़े ना। तो यानी कि लोग बढ़ेंगे तो आपको पता है भूमि की मात्रा तो क्या होनी है आपकी, कम होनी है। तभी तो देखा गया जब भाई लोग बढ़ रहे हैं, आपकी जमीन कम है, अब खाने के लिए तो चाहिए, तो इसलिए क्या है आपकी जो हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, तो इसी प्रकार से एक तरीके से उस समय हम क्या है पढ़ेंगे उसके बारे में भी अभी अच्छे से। उस समय जब अनाज उपजाऊ कर पाते थे ना, उसकी अपेक्षा अब अभी भी हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? उस समय हम भले से जमीन ज्यादा थी हमारे पास, लेकिन हम इतना स्टोरेज नहीं था, हमारा नहीं था ना। जो हम बात करते हैं फसल निर्यात की बात करते हैं, दूसरे देश को हम क्या करते हैं अब वर्तमान में एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस समय भी हमारे पास भूमि थी, लेकिन फिर भी हम उस समय एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। इसके पीछे रीजन उपजाऊ नहीं था, इतना प्रोडक्शन नहीं था, है ना। तो इसके बारे में भी देखेंगे ना। बीज का निगम, निम्न गुणवत्ता यानी कि लो क्वालिटी का अगर बीज, तो ये भी समस्या है। भंडारण की पर्याप्त सुविधा ना होना, यानी कि जो हम बात करते हैं किसकी, गोदाम की, एफसीआई गोदाम की जो बात करते हैं ना, तो इनकी मात्रा क्या है हमारे यहाँ कम है, स्टोरेज कम है। जितना हम फसल उगाते हैं ना वो क्या हो जाता है वेस्ट हो जाता है, यानी खराब हो जाता है, आपका पड़ा पड़ा बरसात में भीग जाएगा। तो यानी कि ये भी क्या भारतीय कृषि के साथ समस्या प्रॉब्लम है ना। कुछ और समस्या है, ये तो मैंने 5 उस दिन आपको बता दिया था, इसके अलावा भी मैंने ऐड किया है, आपने भी पढ़ा होगा तो उसमें मैच कर ले रहे ना। अगर कोई पॉइंट आपका क्रॉस हो रहे हो ना, तो उनको रहने दीजिए, बाकी का एक्स्ट्रा पॉइंट लेके उसको और ऐड कर लेना आप, है ना। 5 पॉइंट सभी को क्लियर है समझ में? नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, है ना। सिंचाई सुविधा तथा मशीनीकरण का अभाव। जिस प्रकार से हम बात करते हैं ना कि अदर कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, उसमें क्या विकसित देश हैं, उसमें क्या है मशीनीकरण का अच्छा देखने को मिलता है हमें, है ना। कैसे?
एक व्यक्ति घर बैठे 100 एकड़ बीघा को वो पूरा कंप्लीट अकेला व्यक्ति देख लेता है। किस कारण? मशीनीकरण का, न्यू टेक्नोलॉजी। तो इसका भी हमारे देश में क्या है? अभाव है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ड्रोन कैमरा की बात करते हैं, ड्रोन की बात करते तो एक व्यक्ति जैसे 100 अगर एकड़ बीघा में अगर उसका क्या करना हो, उसको देख रेख करना हो उसकी, कि भाई मुझे इसका देखना हो कि कोई क्या कर रहा है मेरे खेत में, क्या नहीं कर रहा है, अगर इस प्रकार से देखना हो तो उसके लिए 100 एकड़ बीघा में कम से कम कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी? कितनी जरूरत पड़ेगी? यानी 10 लोगों की तो पड़ेगी मिनिमम, मानते हैं अपन। तो अगर ड्रोन कैमरा से अगर देखेंगे तो अकेला व्यक्ति उसको मैनेज कर सकता है ना। अब हम बात करें ड्रोन कैमरा से सिंचाई की भी बात कर रहे हैं, तो यानी कि इसमें भी क्या है, कम व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी और हमें क्या है, इससे फायदा अधिक होगा। तो यानी कि मशीनीकरण का क्या है, यहाँ पर अभाव है। ये भी भारतीय कृषि के साथ क्या है, एक समस्या है। समुचित विपणन सुविधाओं का अभाव, इस पॉइंट को मैं समझा देता, ये समझ में नहीं आ रहा है ना। विपणन बोले तो मार्केटिंग। अब क्या होता है एक्चुअली में हमारे साथ समस्या ये होती है, जब किसान क्या करता है, जब किसी फसल को अधिक मात्रा में उपजाऊ कर लेता है, समझ रहे हैं ना, अधिक मात्रा में जब उपजाऊ कर लेता है उसके तो रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि माना कि आपने क्या है, अच्छे से गेहूं उगा लिया, या फिर माना कि आपने आलू उगा लिया है ना, आपने 10 बीघा में आलू कर लिए, तो आपकी जो आलू की कीमत रहेगी ना, मार्केट में बेचने जाओगे, सभी ने आलू की, तो उसकी 5 या 10 रुपए किलो आपकी क्या रहेगी, रेट रहेगी उस आलू की कीमत। तो और एक समस्या क्या आती है, अगर हम कम उगाए तभी भी समस्या है। फिर हम क्या है, जो बाजार में 20 रुपये और 30 रुपये किलो खरीद रहे हैं ना, फिर हमारे पास इतनी फसल नहीं है कि उसको हम दे सके। दोनों ही समस्या, अगर ज्यादा भी कर लिया फिर भी समस्या, और कम कर लिया फिर भी आपके साथ समस्या है। ज्यादा उत्पादन में भी और कम उत्पादन में भी ज्यादा लॉस होता है, उसमें नुकसान ऐसे है ना, बिल्कुल। कई सारा आपने देखा हुआ, आपको फेंकना पड़ता है। यानी कि बोलते हैं एक तरीके से पानी के बहाव उनको क्या है, लिया जाता है, यानी कि उसका कोई जितनी लागत है उतना उसका मूल्य भी नहीं मिल पाता है ना। इस कारण से भी क्या होता है, लॉस होता है। और कभी कभी क्या होता है, मार्केट में अच्छे से क्या है, जैसे कि अभी बात करें हम टमाटर, है ना, डिमांड अच्छे से है, लेकिन अभी प्रोडक्शन क्या है, कम। तो इसका भी अभाव देखने को मिलता है। अगर ज्यादा कर लेते हैं तो कभी 5-5 रुपए किलो में 5 के 2 किलो मिलते हैं अभी। हाँ, नहीं घाटा नहीं होगा, अभाव है। मतलब लेकिन उस व्यक्ति ने जब पिछली बार माना कि, देखो मेरी बात सुनो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। माना कि शशांक ने इस बार, पिछली बार टमाटर अच्छे से किए थे, तो टमाटर की डिमांड क्या थी, कम थी, तो आपके 10 रुपये 5 रुपए किलो में बिके थे। लेकिन आपने सोचा यार पिछली बार मेरे टमाटर बिके ही नहीं, फिर आपने उसके आधार पर आपने इस वर्ष क्या किए, उपजाऊ कम किए। तो अब आपके लिए थोड़ा सा ये देखने को मिलता है यार, कभी ज्यादा कर लेते तो भी प्रॉब्लम हमारे साथ, और कम कर लेते हैं फिर भी हमारे साथ प्रॉब्लम। इसका भी हमें अभाव, समझ गया ना। ओके, इस पॉइंट में ये बोलना चाह रहा है। हाँ, अधिकतर इसीलिए तो इन पर ज्यादा होता है, इनकी महंगाई और इनका जो हम बात करें सस्ता, इन्हीं पे होता है। कभी आपने गेहूं का नहीं देखा होगा, चावल का नहीं देखा होगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक्चुअली में देखा जाता है ना, जो आप व्हीट की बात कर रहे हो
और इसका राइस की बात करें, इसको स्टोरेज लंबे समय तक रख सकते हो, लेकिन इसके साथ इशू ये होता है कि कम समय में क्या है, जल्दी अगर स्टोरेज करेंगे तो जल्दी आपको खराब होने के चांसेस है इसमें, थोड़ा सा ये था उसमें ना। लेकिन आप कह रहे हैं ना वो भी सही है कि उसको अपन क्या है स्टोरेज लंबे समय। हाँ हाँ बिल्कुल। बिल्कुल वो तो करते ही हैं, वो तो करते ही हैं। तो देखो समस्या इसलिए आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए इस पॉइंट को, तो आगे बढ़े ना। हम बात कर रहे थे सूचना एवं मौसम पूर्वानुमान तकनीकों की कमी। अब इसमें क्या होता है, हाँ, किसानों की वित्त एवं ऋण तक पहुंच का अभाव, वही है जो हम बात करते हैं, जैसे कि केसीसी वगैरह का नाम सुना होगा आप लोगों ने, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में सुना है सभी ने। तो इसका भी अभाव देखने को मिलता है, सही समय पर भी नहीं मिल पाता है। कई सारे ऐसे होते हैं अशिक्षित होते हैं बेचारे, जिनको अपना बैंक में ड्राफ्ट बनना भी नहीं आता है, तो उनके कई सारे बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जब जाकर उनके लिए क्या मिल पाता है, पैसा मिल पाता है ना। तो इसका भी अभाव है स्कीम। और दूसरा अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं उसमें कि इस जो आपके गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो उनका सही से क्या नहीं हो पाता इम्प्लीमेंट, जिस व्यक्ति तक वो योजना पहुंचनी चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाती, इसका भी अभाव देखने को मिलता है। उसके बाद मैंने बात की थी यहाँ पर सूचना एवं मौसम पूर्वानुमान तकनीकों की कमी। हमारे यहाँ पर इतनी अच्छी क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। आज तक हमें मौसम संबंधी कोई निश्चित इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि भाई अब बारिश होने वाली है और अब बारिश बंद होने वाली है मानसून की। अब हमें ऐसा पता चल जाए तो क्या होगा, जैसे कि अब हमें पता चल जाए कि 4 दिन बाद बारिश होने वाली है, ओके, तो हम क्या करेंगे, उस भूमि में गेहूं का बीज डाल देंगे। हमें पता है कि 4 दिन बाद बारिश होने वाली, तो इसकी सिंचाई हो जाएगी। या फिर नहीं होने वाली हो तो हम अभी उस समय उस फसल को या फिर उस बीज को नहीं डालेंगे। तो यानी कि तकनीकी का भी क्या है, अभाव है। हाँ लेकिन एग्जैक्टली अभी तक क्लियर नहीं है, मतलब देखो ये मौसम संबंधित जानकारी 100% तो कोई श्योर नहीं, लेकिन इसका भी अभाव है। यानी अभाव में बता सकते हो, यानी उच्च तकनीकी का अभाव में बता सकते हो इसको, है ना। ये तो बता ही दिया क्लाइमेट वाला। तो इस तरह से इसमें आप मेजर रूप से अगर 10 में से अगर आपको 10 याद करेंगे तो 5 तो हमें याद रह ही जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो आप बता सकते हो आसानी से। ये भी पढ़ लिया था हमने, क्या पढ़ा था, मुझे बताए। अब मैंने उसी दिन याद करा दिया था आपको, और आज से फिर से मैं याद कराऊंगा और यहीं याद हो जाएगा आपको, है ना। अब हमने देखो जलवायु क्लाइमेट के आधार पर हमने भारत की कृषि को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 15 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो आई थिंक 15 के 15 आप लोगों को याद हो गए होंगे, हो गए ना। जैसे कि हमने बात की थी, ऊपर से बात करते हैं हम, नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, नॉर्थ ईस्ट से क्या करते हैं देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिम हिमालय और एक पूर्व हिमालय, पहला दूसरा समझ में आया। अब गंगा पे आ जाते हैं, गंगा रिवर पे, गंगा रिवर में 4 पढ़ते हैं। एक तो हम क्या पढ़ते हैं, निचला, मध्य, उच्च और ट्रांस। जैसे कि गंगा का निचला मैदान, गंगा का मध्य मैदान, गंगा का ऊपरी मैदान और गंगा का ट्रांस मैदान। 4 और 2 6 हो गए याद। पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय, गंगा का निचला मैदान, गंगा का मध्य मैदान, गंगा का उच्च मैदान, गंगा का ट्रांस मैदान, 4 हो गए 6। उसके बाद हम बात करते हैं आपके पठारों की। पठार में भी यही आएगा, कैसा आएगा देखो, पूर्वी पठार, मध्य पठार, पश्चिमी पठार और दक्षिणी पठार। 4 याद हो गए। पश्चिम हिमालय, पूर्वी हिमालय, देखो फिर से बात रिपीट कर देता हूं एक बार। पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय,
निचली गंगा, मध्य गंगा, उच्च गंगा, ट्रांस गंगा। 6। देन उसके बाद हम चलते हैं पूर्वी पठार, मध्य पठार, पश्चिमी पठार, दक्षिणी पठार। हो गए यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। पूर्वी तट, पश्चिमी तट। आगे चलते हैं गुजरात का मैदान, पश्चिमी आपका डेजर्ट वाला एरिया जो अपन राजस्थान की बात करते हैं। इस प्रकार से हमने 15 वाला है ये अंडमान निकोबार और आपका लक्षद्वीप। तो यानी कि कितने हो गए यहाँ पर 15। याद हो गए सभी को यही? हाँ। ऐसा कौन है हिम्मत वाला जो मुझे बताएगा कि मैं 15 बता सकता हूँ आप में से? शशांक। क्या नाम है आपका? देवेंद्र, स्नेहा, प्रियंका। क्या नाम है आपका? मधु, सौम्या। आपका नाम? अमन। अमन खड़े हो जाए। सभी ध्यान से सुनेंगे। बताए। हाँ बताए आप। तेज बोले, पीछे आवाज आ रही है सभी को? नहीं आ रही ना? क्यों आएगी? बातें करेंगे तो। ओके, फिर बातें ना करें ना, ध्यान से सुने ना। बताए। ओके। 6। घबरा नहीं, आसानी से बताए। मधु, आलस आ रहा है? खड़े हो जाए। आपने भी हाथ खड़ा किया था ना? हाँ बताए जल्दी फटाफट। आगे के नहीं, स्टार्ट से बढ़ता है। 10 सेकंड का समय मात्र ओनली आपके पास। क्या डायग्राम बताऊंगे? हाँ बता, जल्दी बताए फटाफट। इंग्लिश का इश्यू हो रहा है ना? बताए आप तो इंग्लिश में जो भी बन रहा हो। बैठ जाए तो। हाँ मुझे क्या पता, याद है नहीं। खड़े हो जाए। हाँ ओके। ओके ओके ओके। 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 कोई और छूट रहा है? 2 और छूट रहा है। ठीक है, आई थिंक सभी को याद हो गए होंगे। इंग्लिश में भी याद करना मत दिया ना, देख लेना उसके शब्द। मैंने उसको तो इस प्रकार से याद हो गया है ना। अगर 15 जलवायु क्षेत्र के बारे में। अब हम बात करते हैं कृषि जनगणना की बात करते हैं। जैसे बात की जाती है अपने जो बात की जाती है ह्यूमन की, तो इसकी जनगणना कितने साल में होती है आपकी? 10 साल में होती है। इसी प्रकार से कृषि जनगणना की बात करते हैं तो इसकी जनगणना होती है आपकी 5 साल में। कब होती है? 5 साल में। अगर वन रिपोर्ट की बात की जाती है तो वो होती है 2 साल में। समझ में आ रहा है ना? कोरोना की वजह से ना तो कृषि जनगणना हो पाई, और ना ही आपकी वन जनगणना, और ना ही आपकी जो पॉपुलेशन की बात की जाती है। इसके डिले होने के पीछे रीजन क्या था? कोरोना। तो अब हम बात करते हैं कि थोड़ा सा ये समझ में आ जाए कि कृषि जनगणना की जो बात की जाती है वो कितने साल में होती है आपकी? 5 ईयर। पहली जनगणना 1970 71 में। दूसरी 10वीं 2015-16 में। 11वीं कब होने वाली थी आपकी? 21-22 में, है ना? थोड़ा सा इसका आप सर्च करना है ना डिटेल से, और डाटा निकालना, क्योंकि इसका डाटा इसलिए नहीं बताया मैंने क्योंकि इसका डाटा क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है ना। तो थोड़ा सा ये देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा भद्दा दिख रहा होगा पीछे से।
यहीं थे हम। जिस प्रकार से हमने वेटलैंड वाले पूरे टॉपिक कवर किए थे ना, इसी प्रकार से एग्रीकल्चर वाले भी पूरे करते ताकि हमारा क्वेश्चन इससे बाहर ना आए, है ना। जिससे बात करते हैं हम 1947 के, तो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो क्या क्या चुनौती आई थी ना। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों की आवश्यकता क्यों, पॉइंट को समझ पाए। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों की आवश्यकता क्यों क्यों पड़ी थी। देखो आपने देखा होगा जैसे कि वर्तमान में देखा जाता है उसके में और जो हम आज़ादी के समय उसमें और अब में काफ़ी डिफरेंट देखें, क्योंकि उस समय देखा जाता है तो जो जमीन की बात करेंगे ओनली यहाँ पर, है ना, तो जमीन पर अधिकतर कब्जा किसका था, जमींदारों का, है ना। कई सारे एक ही व्यक्ति के पास हजारों बीघा, 300-300 बीघा, 500-500 बीघा हुआ करती थी, ऐसा ही हुआ करता था। यानी कि वो जमींदार हो रहा करते थे, यानी कि जमीन का काफी सारा हिस्सा उनके पास हुआ करता था। तो थोड़ा सा इसमें पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है इसमें भूमि का असमान वितरण। पहला पॉइंट समझ में आया सभी को, यानी कि अभी जो इक्वल बात की जाती है लगभग सभी के पास क्या है, किसी के पास 10, किसी के पास किसी 2, किसी के पास 1, इस प्रकार से। लेकिन उस समय और असम आपकी जो बात करें ना, तो इसमें क्या है, उस समय असमानता थी उसमें, है ना। और उस समय क्या बात करें हम, ब्रिटिशकालीन भू राजस्व प्रणालियों से उत्पाद दोष, यानी कि उस समय भी कौन देखते थे, कलेक्ट कर रहे थे उनका जो रेवेन्यू वगैरह कौन करते थे या हाँ ब्रिटिश बोले तो अंग्रेज। ब्रिटिश से क्या करते थे उस समय की जो भूमि से जो रेवेन्यू वगैरह जो हम बात करते हैं टैक्स वगैरह, वो खेती से कौन लेता था, ब्रिटिश, क्योंकि यहाँ पर किसका अधिकार था, यही था। इसलिए उसमें भी क्या किया गया था, सुधार। देश की बहुसंख्यक जनता कृषि पर निर्भर थी, जब कृषि पर निर्भर तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सुधार करना पड़ेगा। क्योंकि जब एक ही सेक्टर में कोई व्यक्ति अधिक समय तक कार्य कर रहा है या फिर अधिक डिपेंड है, तो भाई उसमें सुधार की भी क्या होगी, फिर आवश्यकता होगी। देश में खाद्यान्न की कमी आ रही थी। देखो उस समय क्या थी, पॉपुलेशन थी बट, लेकिन हम जो बात कर अभी जो हम सक्षम है, इस प्रकार से उस समय क्या नहीं थे, सक्षम नहीं थे कृषि में। तो यानी कि खाद्यान्न की भी हमारे यहाँ क्या आ रही थी, कमी आ रही थी। कई अदर देशों से भी हमें क्या करना पड़ता था, इनपुट। एक्सपोर्ट तो बहुत दूर की बात, हमें क्या करना पड़ता, खाने के लिए अनाज मंगाना पड़ता। ये भी यानी कि खाद्यान्न में कमी आने के कारण इसमें भी क्या है, सुधार की आवश्यकता थी। जो देश के विकास पर कृषि के निर्भर, वही बात आती है इसमें, यानी कि विकास में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कितनी जनसंख्या थी आपकी, अधिकतर जनसंख्या इसी पर डिपेंड थी। प्राथमिक क्षेत्र को गति प्रदान करना, क्यों, जो प्राइमरी सेक्टर की गति प्रदान कब होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा डिपेंड किस पर थे, आपके कृषि पर थे। तो इसमें भी क्या है आपका गति प्रदान कब होगी, जब इसमें हम क्या है, सुधार करेंगे। हाँ जी, क्या जब हम आज़ादी हुए थे उसी पे, यानी कि अधिकतर लोग हैं ना वो किस पर मतलब डिपेंड होते, वो कृषि पे ही थे, एग्रीकल्चर पर 50। हाँ ये हो सकता है कि उस समय जीडीपी में योगदान की बात करते हैं, उस समय ज़्यादा था। अगर मैं 1951 की बात करूँ, उस समय आपका 52% क्या था, जीडीपी में योगदान था। हाँ ये हो सकता है जीडीपी में उस समय, हाँ थोड़ा सा देख लेना उसका, यानी कि उस समय क्या था, जीडीपी में योगदान ज्यादा था, लेकिन अब की अपेक्षा, लेकिन डिपेंड तो थे। आप बताएं आपका क्वेश्चन क्या था। व्यापार पर कैसे, नए स्वतंत्रता की नहीं, जब हम सब स्वतंत्र हो गए, जब हमारे साथ में बाद की बात कर रहे हैं हम, कुछ सालों बाद, उसी की बात में कर रहा हूं, है ना। तो उस समय क्या थे हमारे लिए, इसमें सुधार की आवश्यकता थी, ये पॉइंट है ये। और सुधार की आवश्यकता क्यों थी, निर्भर क्यों नहीं रहेंगे,
तो वही पॉइंट में समझाना चाह रहा हूँ भाई, जैसे कि अभी बात कर रहे हैं हम इतने शिक्षित की बात कर रहे हैं, जो एजुकेटेड है ना, वर्तमान में एजुकेटेड इतने एजुकेटेड नहीं थे। जो हम बात कर रहे हैं अभी उद्योगों की बात करें, इतने भारत में इंडस्ट्री नहीं थी, समझ पा रहे हैं ना। तो अधिकतर किस पर डिपेंड रहेंगे आपकी? नहीं, एक बार देख लेना, उसको चेक कर लेना है ना। उस समय हमारे पास इतना ना तो एजुकेशन था। आकाश एक बार चेक कर लेना आप, है ना। तो तो वो तो अलग है ना क्वेश्चन से, वो अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं थोड़ा ये बात कर रहा हूँ कि जो भारतीय जो पॉपुलेशन थी उस समय क्या थी, अशिक्षित थी, है ना। तो ये मुद्दा अलग है, जो आप बोल रहे हैं वो भी कॉन्सेप्ट अलग है ना। हाँ, आयात किसका कर रहे हैं? अच्छा, ये पॉइंट बोलना चाह रहे हो क्या आप? वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि डायरेक्टली या इनडायरेक्ट रूप से कृषि पे ही डिपेंड थे उस समय, तो वह थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। फिर भी लास्ट में अपन एक बार चर्चा कर लेना, देखो जाना कोई। आपको मैं लास्ट में और समझा दूंगा ना, क्लास के बाद रुक जाइए, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। रुकना लेकिन जरूर है ना। हाँ, ये वाले पॉइंट समझ में आया आपको? भूमि सुधारों के उद्देश्य क्या उद्देश्य थे इसको सुधार करने के लिए? कृषि क्षेत्र में विद्यमान संस्थागत विसंगतियों को दूर करना, ठीक है। कृषि में संरचनात्मक एवं संस्थागत सुधारों को तर्कसंगत और बनाना। असमान, देखो इसमें आपको नए पॉइंट कुछ याद नहीं रखना। अब इसमें एक काम करना, आप जितने भी हमने क्या पढ़े थे उसमें समस्या पढ़ी थी ना, उसको किसमें आप क्या करना है, उल्टा कर देना है। बिल्कुल, उसकी तरफ भी क्या हमें ध्यान देना चाहिए। तो यानी कि इस पॉइंट पे आप खुद बता सकते हो ना। तो मैंने बताया जहाँ पर भी जो प्रॉब्लम हो, अगर उसको सॉल्यूशन देना हो तो उसको सॉल्यूशन में यही बता देना, जो प्रॉब्लम थी ना उसका आप उल्टा कर देना एक तरीके से ना। इसके लिए एक समिति भी आई थी, जैसी कुमारप्पन, ये भी वही वाले पॉइंट है ना, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं, हरित क्रांति से स्टार्ट करते हैं ना। कई सारे पॉइंट है उसमें, स्टार्ट में आपको मिल जाएंगे, काफी डीप दिया हुआ उसमें, अगर आप पढ़ोगे तो समझ में नहीं आया फिर भी पूछ लेना ना। हम बात करते हैं यहाँ पर कृषि की, सॉरी हरित क्रांति की। अब हरित क्रांति के बारे में कौन कौन पढ़ के आया है? बस, बाकी के देखो, यहां से समझते हैं हम। हरित क्रांति की बात करते हैं। सबसे पहले हरित क्रांति क्यों लाई गई थी, कब लाई गई थी, कैसे लाई गई थी, इस प्रकार से समझते हैं इसको, है ना। तो पहले तो इसके शब्द पर जाइए आप लोग। जब भी किसी शब्द को अगर अर्थ समझ में ना आए तो उसको क्या कर देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए अर्थ समझने के लिए।
तोड़िए इसके शब्द। हरित क्रांति, हरित बोले तो हरियाली, क्रांति बोले तो बोले सर आंदोलन। क्रांति जैसे कि अपन बोलते हैं किसी भी क्षेत्र में कि यहाँ पर तो क्रांति आ रही है ना, चेंज आ रहा है एक तरीके से, और चेंज भी कैसा आ रहा है, मेजर रूप से, यानी कि यहाँ पर अधिक ही क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। अगर थोड़ा बहुत चेंज आता है तो उसको क्रांति नहीं बोलते हमें ना, बोलते हैं यहाँ पर बहुत सारे मार काट हो रही है ना, तो यहाँ पर तो क्रांति छाई हुई है ना, यहाँ पर तो इतने सारे लोगों का क्या हुआ है, कुछ भी जैसे कोई बात कर सकते हैं अपन, महामारी फैली हुई है तो बोले यहाँ पर तो महामारी के रूप में यहाँ पर तो क्रांति छाई हुई है ना, किसी प्रकार से आप एक लिंक कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पर कृषि के संबंध में हम हरित क्रांति की बात कर रहे हैं, यानी कि हरियाली के क्षेत्र में यहाँ पर उस समय से क्या आ चुकी है, आपकी क्रांति आ गई, ग्रीन रेवोल्यूशन। अब इसमें क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले ये बताइए कि भारत में ही इसकी खोज हुई थी, शुरुआत कहाँ पर हुई थी। देखो थोड़ा सा मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको, है ना। थोड़ा सा ये देखिए, यहाँ पर ये कंट्री आपकी कौन सी, मैक्सिको। ओके, मैक्सिको के ऊपर ये कौन सी है आपकी, यूएसए, फिर कनाडा। ओके, तो यहाँ पर मैक्सिको में बात की जाती है 1966-65 के दशक की बात की 65 के दशक की बात की जाती है। यहाँ पर क्या सूखा पड़ गया था, अकाल, क्या पड़ गया था, अकाल पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। तो यहाँ पर आपको पता है जहाँ पर अकाल पड़ते हैं, अकाल से मतलब समझ रहे हैं ना, इसमें शब्द पे जाइए, इसको अलग कर दीजिए, कोई काल ही नहीं, क्या है, कोई काल नहीं था, है ना। तो यानी कि एक प्रकार से मैक्सिको में सूखा पड़ जाने के कारण तो यहाँ पर क्या है, खाद्यान्न की कमी आ गई थी। ओके, जब यहाँ पर खाद्यान्न की कमी आ गई थी तो एक यहाँ पर अच्छा अनाज था, उस समय पर यूएसए के पास अच्छा अनाज था, बट उसने क्या है, मैक्सिको को नहीं दिया था। कई सारा अनाज था, कई सारा गेहूं टन था, उसने किस में बहा दिया था, समुद्र में बहा दिया था, लेकिन उसने मैक्सिको की क्या नहीं की थी, मदद नहीं की थी। उस समय की बात करें तो आपने सुना होगा एक साइंटिस्ट थे आपके, नॉर्मन, यही थे। इन्होंने क्या, इनको ये बातें अच्छी नहीं लगी थी, ये पसंद नहीं आई थी, क्योंकि भाई कई सारे ऐसे नहीं रहते सभी एक जैसे हो, अपने देश में भी बात करें सभी एक जैसे नहीं मिलेंगे हमें। तो यानी कि इनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि भाई उन्होंने उसको मदद करने की अपेक्षा किसमें बहा दी, उस अनाज को समुद्र में। तो उन्होंने को लगा कि हमें कहीं ना कहीं इनकी क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। ओके, तो उन्होंने क्या किया था, मैक्सिको की मदद के लिए उन्होंने फिर क्या किया था, जैसे बीज रहता है ना, तो बीज में क्या किया था, उन्होंने रिसर्च किया था, है ना। रिसर्च के बाद में उन्होंने, जैसे कि हम बात करते हैं एक गेहूं की बात करते हैं, गेहूं, एक गेहूं की बाली होती है, तो पहले क्या होता था, इतना 5 से इतना बड़ा 3-4 फीट का गेहूं होता था, लेकिन जो हम बात करते हैं उसकी बाल, समझ पा रहे हैं ना, उसके जो बात करते हैं जो उसमें गेहूं निकलते बाल ही बोलते हैं ना, है ना। तो उसमें ये छोटी सी होती थी, लेकिन पौधा था वो कैसा होता था, बड़ा होता था, तो यानी कोई उपजाऊ कम होती थी। फिर उन्होंने क्या किया, उनके क्रोमोसोम को मिलाया, समझ रहे हैं ना, रिसर्च किया क्रोमोसोम, यानी कि फिर क्रोमोसोम को मिलाने के बाद में उन्होंने आपस में फिर उसमें क्या किया, डबल कर दिया था। जैसे गेहूं में कितने होते हैं आपके 14, इसको कितना कर दिया उन्होंने 28 अटैच कर दिया। अब जैसे ही उन्होंने क्रोमोसोम को डबल किया तो इसमें उपजाऊ भी कैसी होने लगी, अधिक होने लगी, डबल होने लगी। फिर इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, यूज किया था। आज देखा जाए तो गेहूं में कितना होता है, 5 गुना, उस समय की अपेक्षा उन्होंने बढ़ाते बढ़ाते इस प्रकार से वो बीज तैयार कर लिया। एक बार बीज तैयार हो गया फिर तो उसी प्रकार की उपजाऊ होगी आपकी, समझ पा रहे ना। एक बार उन्होंने इस प्रकार का इस तरह से बीज क्या कर लिया था, बना लिया था, ताकि उसमें उपजाऊ कम हो। किस लिए, और ये कॉन्सेप्ट समझ में आया किस कारण हो पाया था, क्रोमोसोम के कारण, है ना। एक बार इसका भी यूज कर लिया था, जैसे कि शायद चाइना ही है, उसने क्या किया था, जैसे चूहा रहता है, चूहा के आपस में क्रोमोसोम मिला के उन्होंने क्या कर दिए थे, डबल कर दिए थे। ये प्रैक्टिकल किया जा चुका है। तो डबल कर दिए थे, जो एक नॉर्मल चूहा देखते हैं ना हम,
उसकी अपेक्षा उसका डबल चुका हुआ था, बड़ा साइज। हाँ, किस कारण से हुए थे वो? क्रोमोसोम के कारण। ये प्रैक्टिकल किया जा चुका है, यानी एक चूहा पे किया जा चुका है कि भाई एक चूहा था, उस क्रोमोसोम डबल कर दिए तो उसका आकार भी कैसे हो गया था? डबल हो गया। ये भी कॉन्सेप्ट यहीं आता है, समझ पा रहे हैं ना? इसी प्रकार से हम बात करते हैं मनुष्य में कितने क्रोमोसोम? डबल कर दिया जाए तो 40 जोड़े होते हैं, 23 होते हैं, 40 जोड़े होते हैं ना, सॉरी 23 जोड़े 40 होते, 46 होते हैं। अगर इनको अगर डबल कर दिया जाए 19, फिर जो हम आम आदमी जो नॉर्मल पर्सन देखते हैं ना, ऐसा नहीं रहेगा, वो डबल हो जाएगा। उसका आकार कैसे हो जाएगा? तो डिपेंड किस पे करता है वो? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? तो इसका यूज करके उन्होंने क्या किया था, इस प्रकार का बीज बना लिया था ताकि उसकी उपजाऊ क्या हो? अधिक हो। कौन व्यक्ति थे वो? नॉर्मन बोरलॉग। कब की बात कर रहे हैं हम? 1965। ओके। अब उस समय पर अपने भाई साहब कौन थे यहाँ के? एम.एस. स्वामीनाथ थे। उस समय 1965 एम.एस. स्वामीनाथ। तो यानी कि वो भी क्या सोच रहे थे कि भारत में भी इसी प्रकार की क्या है प्रॉब्लम, जब वो व्यक्ति मैक्सिको की मदद कर सकता तो हमारी भी मदद कर सकते हैं। एम.एस. स्वामीनाथ जी क्या बोल रहे हैं, जब ये मैक्सिको की मदद कर सकते तो हमारी भी मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने उनकी मदद ली और मदद लेने के बाद उनसे सीखा, फिर उन्होंने क्या भारत में क्या किया था, इसका प्रयोग किया था। तो हम बोलते हैं उस समय 1967 की बात करते हैं ना, भारत की बात करें। थोड़ा सा मैं बता दूं इसमें, 1965 में यूएसए प्लस मैक्सिको की में है ना, जो हम बात करते हैं भारत में, तो भारतीय देखो दोनों ही इसमें, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन, और एक होते हैं भारतीय हरित क्रांति इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके। अगर क्वेश्चंस पूछ ले आपका कि हरित क्रांति के जनक कौन है, ओके, वो पूछे भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है, फिर बताना आपको एम.एस. स्वामीनाथ। दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए यहाँ पर? ओके। अब हम बात कर रहे थे थोड़ा सा यही वाला, मैंने बताया था आपको चावल की कृषि कितनी बढ़ गई थी यहाँ पर? 3 गुना चावल राइस की, जबकि गेहूं की 5 गुना। कब? जब हरित क्रांति आई थी। थोड़ा सा इसमें क्या दिया हुआ है, अपने बात करते हैं प्रेरणा की। नॉर्मन बोरलॉग 1965 में वर्ल्ड की बात की जाती है, भारत में 1966-67 में आपके एम.एस. स्वामीनाथ थे, है ना। इसे 3S क्रांति भी कहा जाता है। किसे? हरित क्रांति को 3S। क्यों? इसमें कौन व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे, स्वामीनाथ साइंटिस्ट, शिवरमण सचिव, और सुब्रमण्यम मंत्री। इसलिए हाँ वही वाले, इसलिए इसको क्या कहा जाता है आपका? 3S क्रांति, है ना। कृषि का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? बोलो। कौन है ये? नॉर्मन बोरलॉग। ये अब बताए, ये व्यक्ति ना होते तो आज हमारी स्थिति क्या होती? समझ पा रहे हैं ना? इसी प्रकार से हाँ, पढ़ने में इशू हो रहा है ना। ये कौन है? एम.एस. स्वामीनाथ। ताकि हमें ऐसा याद रहे कि एम.एस. स्वामीनाथ भी ऐसे व्यक्ति थे जिनकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। तो जो हम भारत हम बात करते थे उस समय की, तो उस समय पर हम डिपेंड थे दूसरे देशों से अनाज मंगाने के लिए। आज हम इतने सक्षम हो रहे हैं कि हम दूसरे देश को भी क्या करते हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो किसके कारण हो पाया? किन वैज्ञानिकों के कारण? वो ये रहते हैं आपके एम.एस. स्वामीनाथ। क्लियर है? आगे बढ़े? यहाँ तक तो मेरे साथ हो ना आप? ओके। छूट जाए तो बता दीजिएगा ना। अब देख लेते थोड़ा सा इसके प्रॉफिट। ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो इसके प्रॉफिट क्या थे? मैंने बताया था गेहूं का आपका 5 गुना हो गया था, राइस का 3 गुना, पहला प्रॉफिट। दूसरा बात करते हैं खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता। जिस प्रकार से हम क्या थे, दूसरे कंट्री पर डिपेंड थे ना, अब क्या हो गए? हम आत्मनिर्भर हो गए, इंडिपेंड हो गए। किसी पे अब हम डिपेंड नहीं है। जैसे कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की।
आत्मनिर्भर भारत क्यों बनाना चाहते हैं हम? हमारा जैसे कि हम बात करते हैं, चलो इंडिया की बात में बात करेंगे, पहले तो हम बात करते हैं इंडिविजुअल प्रति व्यक्ति की। सभी व्यक्ति क्या होना चाहता है? आत्मनिर्भर, या फिर डिपेंड होना चाहता है किसी पे? नहीं होना चाहता है ना। यानी सभी चाहते हैं कि सिर्फ मैं आत्मनिर्भर हूँ, किसी पे मुझे कोई जरूरत ना पड़े, है ना। जिस प्रकार से हम तैयारी कर रहे हैं, कम से कम इतना तो हो जाए कि हम अपना जीवन चला सके अच्छे से, यानी खुद पर डिपेंड हो जाए। जिस प्रकार से अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स लाइफ में, सभी किस पर डिपेंड रहते हैं? पेरेंट्स पर, गार्जियन पर डिपेंड से रहते हैं ना। जितना भी खर्चा वगैरह, जो भी पढ़ाई लिखाई, जो भी एक्टिविटीज जो भी करना हो, आना जाना, घूमना रहना, खाना पीना, सब किस पर डिपेंड है? पूरा टोटल पेरेंट्स पे। लेकिन अपन क्या चाहते हैं कि कल हम क्या हो जाए? डिपेंड ना रहते हुए सेल्फ डिपेंड हो जाए, यही चाहते हैं ना। यही लॉजिक आप कहाँ लगाइए? पूरे देश में लगाइए। अपना देश भी क्या चाहता है? जैसे कि हम बात करते हैं क्रूड ऑयल बाहर से मंगा रहे हैं, कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम क्या कर रहे हैं? बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम क्यों ना उन चीज़ों को भारत में ही उत्पाद करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, वो नहीं हो सकते। बाकी का तो हम जो, जैसे माना कि मैंने देख रहा था कल, एक पेन था इस प्रकार से, उसमें लिखा हुआ था जर्मनी। क्या लिखा हुआ था? जर्मनी। अब बताइए वो पेन कहाँ से आया है, या फिर जो कंपनी है कौन सी कंपनी की है? अब उस पेन को क्या इंडियन नहीं बना सकते? बना सकते हैं ना। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों को हम जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं ना, उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं? हम सेल्फ बना सकते हैं। तो यानी आत्मनिर्भर की बात की जाती है। कृषि का व्यावसायीकरण होने लगा है, प्रथम बार भारत से निर्यात होने लगा है, खाद्य सुरक्षा में वृद्धि हुई है। जितना हम बात करते हैं स्टोरेज, है ना, इसमें भी क्या हुई है? अभी वृद्धि हुई है। स्टोरेज हम कब कर पाते हैं? जब हमारे पास आवश्यकता को पूर्ति हो जाए, उसके बाद जो बचा हुआ वो क्या है? खाद्य आपूर्ति। जैसे कि अपने क्या है, अपने कैपेसिटी रोटी खाने की 6 रोटी बने, तो अपने जब कैपेसिटी पूरी कंप्लीट हो जाए तब अपन उसको स्टोर करेंगे। जब हमारे देश का डिमांड है उतने सप्लाई नहीं हो पा रही, तो हम स्टोरेज से रखने का तो चांस ही नहीं है ना। किसानों का विश्वास बढ़ा। कैसे बढ़ा विश्वास? जहाँ आपका 2 क्विंटल हो रहा था वहाँ 10 क्विंटल होने लगा, तो किसानों का क्या बढ़ा था? आपका विश्वास बढ़ा था ना। और भी पॉइंट लिख सकते हो, लिख सकते हो। नुकसान क्या हुए थे? लॉस। ओके, देखो हम बात करते हैं नुकसान की। हरित क्रांति की प्रॉफिट पढ़ लिया था, कहाँ से स्टार्ट हुए था, वर्ल्ड का देख लिया था, इंडिया का देख लिया था। अब आपने देखा होगा एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन सिक्के में हेड और टेल। तो अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर हरित क्रांति के पॉजिटिव अपने पहलू देख लिए। अब क्या देखेंगे हम? नेगेटिव। नेगेटिव में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसका जो लाभ है ना, तो कुछ ही किसानों के लिए मिल पाया था। जैसे कि जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यानी पूरे जो किसान की बात की जाती है पूरे इनको नहीं मिल पाया था, कुछ सक्षम थे उन्हीं के लिए मिल पाया, पहला। दूसरा हम बात करते हैं कि इसमें हम कुछ स्टेटों के अलावा, जैसे बड़े किसान हो गए, इसमें बड़े किसान के अलावा इसमें कुछ फसलों को, जैसे कि राइस और अपन गेहूं, वीट, इनके अलावा अन्य को तो कोई फायदा मिल ही नहीं पाया। मिलेट्स, यानी इन्हीं के लिए क्या मिल पाया था? ग्रीन रेवोल्यूशन से अधिक फायदा मिल पाया। 2 पॉइंट समझ में आए? केवल गेहूं और चावल तक ही सीमित था, बड़े किसान को लाभ उठाना पड़ा, छोटे किसान मजदूर बन गए। अब इस पॉइंट को समझना, कैसे मजदूर बन गए? क्योंकि जो बड़े किसान थे तो उन्होंने क्या कर लिया? उनकी जमीन खरीद ली। बिल्कुल, यानी कि उनकी जमीन क्या कर ली? उन्होंने खरीद ली, और जब खरीद ली तो वो क्या बन गई? फिर मजदूर बन गए, सिंपल सा। आय की असमानता बढ़ गई। आय की असमानता कैसे बढ़ी भाई? जैसे कि माना कि आपके पास में जो खेत है उसमें आपने वीट और चावल उगाए थे, मैंने भी वीट और चावल उगाए थे, लेकिन मैंने उस तरीके से यूज नहीं कर पा रहा जिस प्रकार से आप कर रहे हो। आय में असमानता होगी। दूसरा, आपने वीट और चावल उगाए थे, लेकिन मेरी भूमि ऐसी है कि उसमें गेहूं और चावल होती नहीं है, ठीक है, तो आपकी तो 5 गुना 3 गुना होगी फसल,
लेकिन मेरी तो वही होगी जो पारंपरिक रूप से चलती आ रही है, तो आय की असमानता में कमी आएगी। कृषकों का प्रवसन, माइग्रेशन की जो बात करते हैं ना, कैसे माइग्रेशन होने लगा इसमें, जहां पर ये खेती अच्छे से की जा रही है वहां पर क्या करने लगे थे, अपनी भूमि को बेचकर लोग वहां जाने लगे, यानी माइग्रेशन होने लगा। भूमि का विभाजन बढ़ा, कई सारे टुकड़ों में बट गए ना। यहाँ पर आगे समझाऊंगा इस कॉन्सेप्ट को। पर्यावरण का नकारात्मक प्रभाव, क्यों? क्योंकि ज्यादा उपजाऊ के चक्कर में व्यक्ति क्या करने लगा था, ज्यादा रसायन पदार्थों का यूज करने लगा। और जैसे क्या होता है आपको पता है, फर्टिलिटी कम होती है। जितना ज्यादा हम जैविक केमिकल रसायन का यूज करेंगे ना, तो उतनी क्या आपकी भूमि की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जितना हम जैविक खाद का यूज करेंगे उतनी लंबे समय तक और अधिक उपजाऊ देने वाली आपकी फसल बन जाएगी ना। जल का अधिक उपयोग, संसाधनों पर दबाव, वही अधिक से अधिक क्या होने लगा, फिर संसाधन पर दबाव बढ़ने लगा, क्योंकि उसमें भूमि के लिए, सिंचाई वगैरह के लिए क्या है, प्रेशर और दबाव बढ़ने लगा है ना। तो ये क्या थे उसके डिसएडवांटेज थे। हरित क्रांति 2 भी आई थी, है ना। आप तब तक बने रहेंगे जब तक टॉपिक कंप्लीट ना होगा। बने रहोगे? देखते हैं भैया, अभी तो 50% टॉपिक हुआ आपका, चलेगा ना? ओके, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन 2। हरित क्रांति 2 में क्या आता है वो देख लीजिए थोड़ा सा, है ना। अब देखो, जब भी आप कोई भी सेकंड आता हो तब आता है जब आपकी पहले जो आपकी जो एक्टिविटी हुई है उसमें कमियां होती है, समझ रहे हैं ना। जिस प्रकार से पॉलिटी में आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसको खामियों को दूर करने के लिए आपका 1781 में आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब इसमें भी थोड़ी सी कुछ कमियां रह गई थी, 1784 में आया था, है। हाँ बिल्कुल, 1784 में। 1784 के बाद में जो हम बात करते हैं BOB, नहीं इसमें आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 1784 में। इसके बाद में 1793 को। तो इस प्रकार से जो सिस्टमेटिक तरीके से आपके क्या आते गए थे, एक्ट आते गए थे, इसका मतलब क्या है, उसमें कुछ कमी थी उसको सुधारा गया, इसमें कुछ कमी थी उसको सुधारा गया। इसी प्रकार से हरित क्रांति 1 में जो कमियां रही थी ना, उसको क्या किया गया, इसमें सुधार गया। तो हरित क्रांति 2 कब आई थी आपकी, 1992, 1993। हरित क्रांति 1 कब आई थी, इसको जो खोज की बात करें, उसने सबसे पहले प्रयोग किया था, किसने किया था, भारत में MS स्वामीनाथन ने ना। चलिए क्या थे इसके टारगेट, थोड़े से देख लेते हैं। सभी फसलों के लिए इसमें क्या किया गया था, लक्ष्य रखा गया था कि जिस प्रकार से यहाँ पर गेहूं और सिर्फ किसकी बात की जा रही है, राशि। मैंने कहा था जिसमें जो कमियां थी ना उसी को आप अपोजिट कर दीजिए। हम वहां पढ़ रहे थे कि 2 ही फसलों का क्या है, इसमें ज्यादा बोल चाल था, या बोल सकते ज्यादा ये क्या थी उस समय उपजाऊ हो रही थी, तो इसको क्या कर दिया हमने, सभी फसलों के लिए। ऋण आपूर्ति बढ़ाना, सहकारी कृषि बढ़ाने के लिए, सहकारी से मतलब समझ रहे हैं ना, कोऑपरेटिव, सोसाइटी नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर, कोऑपरेटिव। हाँ, गवर्नमेंट और प्राइवेट, सहकारी में ना। कृषि क्षेत्र में 4% विकास दर प्राप्त करने के लिए, छोटे कृषकों के लिए, और चकबंदी कठोर भूमि सुधार। अब चकबंदी कठोर भूमि सुधार से मतलब, देखो चकबंदी में क्या हो रहा था, देखो मैं समझा देता हूँ एक बार उसको। जैसे कि उस समय पे क्या किया जाता, भूमियों को टुकड़ा किया जाता था, ओके। भूमि क्या है, टुकड़े होते थे। तो वो ये बोल रहे हैं आप भूमि का टुकड़ा ना कीजिए, उसका हिस्से का टुकड़ा कीजिए।
इस कॉन्सेप्ट को समझना। भूमि का टुकड़ा मत कीजिए, आप हिस्सों का टुकड़ा कीजिए। जैसे कि यहाँ पर ये खेत है आपका, इसमें 5 भाई बहन है, 5 में से उन्होंने क्या कर लिया, माना कि 6 है, इसने अलग अलग बांट दिए है ना, तो इसमें अच्छे से हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं ना मशीनीकरण की, तो कई सारे ऐसे ऐसे छोटे खेत मिलेंगे आपको देखने के लिए, तो वहां पर ट्रैक्टर ही नहीं जा सकता, जाएगा तो पलट जाएगा, है ना। अच्छे से मजदूर नहीं लगा सकते, अच्छे से मशीनीकरण नहीं कर सकते। तो यानी कि वो क्या बोल रहे हैं, आप भूमि का टुकड़ा मत कीजिए, इसके इतने टुकड़े मत कीजिए, इसमें जो सदस्य है ना, तो इसमें से जो उपजाऊ होती है ना, उसके टुकड़े कीजिए। कॉन्सेप्ट समझ पाए आप? इसमें माना कि 100 क्विंटल क्या हुआ आपका, सॉरी, माना कि यहाँ पर 60 क्विंटल क्या होते, इसमें गेहूं की फसल हुई थी, है ना। तो वो कह रहे हैं कि भाई इसको टुकड़ों में ना बांटते हुए जो 60 क्विंटल आपका अनाज हुआ ना, उसको आप बराबर हिस्सों में बांट लीजिए। सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ। तो इसका तो आप उसमें बता ही दे दोगे, जो हमने डिसएडवांटेज पढ़े थे ना, तो उसमें क्या सुधारा जाए, है ना। इसके अलावा और एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख सकते हो आप, है ना। श्वेत क्रांति के बारे में नाम सुना होगा आप लोगों ने। क्या है श्वेत क्रांति? इसमें कौन सी रेवोल्यूशन बोलेंगे? वो ग्रीन थी, ये कौन सी है? व्हाइट। यानी कि जो हम बात कर रहे हैं दूध की, अमूल का नाम सुना होगा आपने, है ना। अमूल अहमदाबाद का एक छोटा सा शहर था, गांव था उस समय, अब तो बड़ा शहर बन गया है। तो उस समय क्या हुआ था, जैसे कि दूध रहता था, अमूल की बात होता है ना, कैसे इसमें स्टार्टिंग हुआ था। तो उस समय जो दूध होता था ना, तो जिसके पास अधिक दूध होता था, तो अगर कोई व्यक्ति खरीदने नहीं आता था, तब उसका दूध क्या हो जाता था, खराब हो जाता। ओके। या फिर जिसके पास कम होता था बेचारे पास, उसको ज़्यादा डिमांड थी, तो वहां तक सप्लाई भी नहीं हो पाता था। ठीक है। तो वहां पर क्या किया गया था, जैसे हम बात करते हैं ना कोऑपरेटिव, इसमें कई सारे लोगों का क्या है, मिलकर उन्होंने क्या, एक जो अमूल की बात की जाती है कि भाई यहाँ पर आकर आप क्या करोगे, जिसके पास अधिक दूध है वो भी क्या करेंगे, यहाँ पर ला के देंगे, और जिसको डिमांड है तो वहां पर से क्या कर सकते हैं, वहां पर खरीद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? खरीद कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, जिनके पास ज्यादा दूध उत्पादन हो रहा है ना, तो उसको लिए भी सही रेट मिल सके, उसका भी दूध ज्यादा इन्वेस्ट नहीं होगा। माना कि मैंने 50 लीटर दूध हुआ मेरे, अगर मेरे यूज हो रहा है 5 लीटर, बाकी का 45 लीटर अगर कोई खरीदने नहीं आया, तो मेरा तो वैसे इन्वेस्ट हुआ ना। लेकिन इसमें क्या किया गया था, आपका पूरा ये दूध कहाँ बेच सकते हो आप, वहां बेच सकते हो कोऑपरेटिव में, तो वहां पर आपके लिए पैसा मिलेगा, और जिसके लिए डिमांड होगी तो वो वहां से खरीद लेगा। अब वहां पर क्या करेंगे, उस दूध का गांव गांव में बेच सकते हैं, जैसे आज प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमें, इस तरीके से उसका पनीर भी बनाया जा सकता है, मिठाई भी बना सकते हैं। तो यानी कि वो इन्वेस्ट नहीं जाएगा, वो सॉरी वेस्ट नहीं जाएगा, मैं बात यानी कि वो दूध आपका क्या नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर किस को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, मिल्क। क्यों? क्योंकि जो हम बात करते हैं कुपोषण की, बच्चे के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है, पोषण में, दूध की स्टार्टिंग में। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1964 से 65 सघन पशु विकास कार्यक्रम के तहत ऑपरेशन फ्लड की बात की जाती है, और 1970। ओके। इसके जो प्रेरणता की बात करते हैं तो कौन थी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, इसका और डिटेल्स पढ़ेंगे आप। जिस प्रकार से मैंने बताया था ग्रीन रेवोल्यूशन, इस प्रकार से इसका भी और डिटेल्स पढ़ना आप, है ना। ये कौन है, दिख रहा है आपको? शायद नहीं दिख रहा होगा, है ना। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, द मिल्कमैन ऑफ इंडिया। क्यों कहा जाता है इनको, ओके। ओके, बिल्कुल।
हम्म, बिल्कुल। उन्होंने भी फॉलो किया। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, थोड़ा समझ में आया सभी को? सर स्टार्टिंग में जो जब इसकी शुरुआत हुई तब सभी इस पर हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? क्यों आपने देखा हो कि गाँव में क्या होने लगता था, दूध होता था तो वो सोचता था कि ये दूध को कौन खरीदेगा। समझ पा रहे हैं ना? जिस प्रकार से स्टार्टिंग में जब पानी की बोतल बनाई गई थी ना, उस पर भी सभी लोग हंसे थे कि भाई पानी को भी आप बोतल में भरकर बेच रहे हो, जबकि पानी को कौन खरीदेगा? पानी तो हर कदम पे मिलता है, फ्री मिलता है। और यहाँ पर पानी की कमी तो हमारे भारत में वैसे भी नहीं है। उस पर भी इसी प्रकार से हंसे थे। लेकिन आजकल क्या होता है, पानी खरीदना पड़ता है। ट्रेनों में जाओगे, कहीं यात्रा करोगे तो आपको कहाँ पानी सब होटल से खरीदते हैं। तो स्टार्टिंग में जब शुरुआत करते हैं सभी हंसते हैं। तो इस प्रकार से ये समझ में आया। इसके अलावा भी और कई सारी क्रांतियां भी हैं, तो आई थिंक याद कर लिया होगा आप लोगों ने। पीली क्रांति किससे रिलेटेड है? नीली क्रांति फिश। चलिए आपके गोल क्रांति, एक और आपके आपके काली क्रांति, पेट्रोलियम है ना। ओके, यानी ये तो फैक्चुअल है, सभी याद कर लेना है ना इसमें। इकोनॉमिक्स का ये मैं वही तो बोल रहा, आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया तो। सभी उसमें कवर किया हुआ है ना। एमएसपी एग्रीकल्चर का पार्ट है और इकोनॉमिक्स प्लस जियोग्राफी दोनों में आ रहा है। तो इकोनॉमिक्स में भी आपने अच्छे से पढ़ लिया है एमएसपी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? जब किसानों के लिए कोई भी फसल उगाई जाती है तो पहले से क्या है, उसमें मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है, तो फिर उस रेट पर भी क्या है उसको खरीदा जाता है। ये क्या होता है आपका एमएसपी। हाँ, उस रेट पर खरीदा जाता है, उससे कम नहीं खरीदेंगे। क्लियर है ये पहला पॉइंट? बस यही है आपका एमएसपी। अब ये पूरा खत्म नहीं हुआ है। एमएसपी के उद्देश्य क्या थे? एमएसपी को लाने के उद्देश्य किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाना। यानी कि बिचौलिए से मतलब समझ रहे हैं ना, कई सारे व्यापारी देखे होंगे अपने, जब हम बेचने के लिए जाते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसके दाम लगाते हैं। यानी कि कम दाम पर उसको क्या कर लेते हैं, खरीदने की कोशिश करते हैं। तो यानी कि बिचौलिए से क्या है, उसको बचाना। एमएसपी के लिए उद्देश्य की बात कर रहे हैं ना। किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य प्रदान हो सके, मतलब जिस प्रकार की वैरायटी का जो अनाज उत्पादन कर रहे हैं उसका सही दाम मिल सके। यानी कि फिर जो बिचौलिया की बात करते हैं ना, तो वो सही से दाम नहीं मिल पाता। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, सही दाम मिलेगा। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अनाज की खरीद करना, जो हम बात करते हैं पीडीएस की बात करते हैं ना हम, तो उसमें अगर गवर्नमेंट क्या करेगी, एमएसपी के थ्रू किसान उसमें क्या करेगा, बेचेगा, तो वो अपने पास फसल को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा अनाज को, फिर वो किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, पब्लिक को, पीडीएस के माध्यम से, है ना। एमएसपी के सकारात्मक पक्ष क्या है? एमएसपी के सकारात्मक पक्ष, इसके एडवांटेज देखो। फसलों की कीमतों की स्थिरता, यानी कि ये नहीं होगा कि कहीं 2000 बेच रहा है, कहीं 1700 बेच रहा है गेहूँ, कहीं 1500, कहीं 2500, यानी कि स्थिरता आ जाएगी उसकी कीमतों में। किसानों की आर्थिक सुधार, आर्थिक सुरक्षा, किसान क्या बन जाएगा, सेल्फ डिपेंड हो जाएगा। किसानों की प्रेरणा, फसल प्रतिरूप का निर्धारण, किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना, कृषि में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। ये किसके एडवांटेज आपके? एमएसपी के, है ना।
मैंने कहा था आपसे हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एडवांटेज भी है तो यहाँ पर डिसएडवांटेज भी है। एमएसपी के डिसएडवांटेज देखा होगा सर, एमएसपी की एडवांटेज तो पढ़ा लेकिन डिसएडवांटेज नहीं पढ़ा, क्योंकि डिसएडवांटेज भी होते हैं, ऐसा नहीं है। अब पढ़ लेंगे सर हम पढ़ रहे हैं तो इसके एडवांटेज तो पता है लेकिन डिसएडवांटेज का पता नहीं, ऐसा चल रहा है क्या मन में क्वेश्चन किसी का? और नहीं, मैं तो पढ़ने की बोल रहा हूँ, ये तो पढ़ेंगे। चलिए इसका डिसएडवांटेज क्या होंगे देखो, थोड़ा सा देख लेते हैं। सभी फसलों पर एमएसपी लागू नहीं है, पहला तो यही है। जैसे हम कितनी एमएसपी में आती हैं आपकी 23 फसलें, 23 फसलें आती है, किसी दिन पढ़ाऊंगा मैं, एडिटोरियल में आएगा तो 23 नहीं 23 है, अरे 23। हाँ उसको क्या, हाँ वो अलग है उसका कॉन्सेप्ट, इनकी अपेक्षा नहीं। एफआरपी वो शुगर केन को रखते हैं, उसको डायरेक्ट एफआरपी सॉरी इसमें एमएसपी नहीं दी जाती आपको, शुगर केन गन्ने को एमएसपी नहीं दी जाती है ना। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, सभी के लिए एमएसपी नहीं है, पहला डिसएडवांटेज ही हुआ। अगर सभी के लिए दिए जाए तो हो सकता है ज़्यादा बेटर रहे। दूसरा, अधिक उत्पादन के लिए अधिक उर्वरक, यानी कि हम क्या करेंगे, जैसे कि जिन फसलों पर एमएसपी मिलता है उस फसलों को अपन ज़्यादा उगाएंगे तो हम क्या करेंगे, अधिक से अधिक रसायनों का यूज करेंगे, है ना। तो ज़्यादा रसायन का यूज करेंगे तो वही उससे फर्टिलिटी की बात करते हैं, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। वर्तुलाकार जाल की महंगाई, देखो स्वास्थ्य एवं पर्यावरण प्रभाव, तो इससे इफेक्ट भी पड़ेगा, एक क्रॉप से उगाए थे। वर्तुलाकार जाल की महंगाई, ठीक है, अभी मैं इसका रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ आपको, है ना, मैं बताऊंगा इसको। आय की असमानता में क्षेत्रीय असमानता, सार्वजनिक खरीदी केंद्रों का पर्याप्त मात्रा में ना होना, ठीक है, ये क्या हो गए इसके नेगेटिव। एफसीआई गोदाम, जब हमने अच्छे से उगा लिया, एमएसपी दे ली, अब उसको गवर्नमेंट रखेगी तो सही कहीं ना कहीं, तो वो किस में रखती है आपकी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। इसके स्थापना 1965, देखो वैसे ही समझा देता हूँ क्या इसमें है, कुछ नहीं है। जब भी क्या करती है गवर्नमेंट, फसल उगाई, किसानों ने एमएसपी के थ्रू क्या किया, उन्होंने खरीदा था। जब एमएसपी के थ्रू खरीद लिया था तो अब उनके लिए रखने के लिए कहीं ना कहीं तो स्टोरेज बनाना पड़ेगा, तो वो किस में रखते हैं आपके एसपीआई गोदाम में। तो एफसीआई गोदाम में रखने के बाद फिर उसका अनाज को क्या किया जाता है, या तो अदर कंट्री के लिए एक्सपोर्ट, या फिर अपनी कंट्री में अपने स्टेटों के लिए क्या किया जाता है, पीडीएस के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाता है। सिर्फ इतना सा समझना है इसमें। सब्सिडी, सब्सिडी के बारे में सभी को पता होगा क्या होता है। सब्सिडी यानी गवर्नमेंट देती है किसको बढ़ावा देने के लिए, सब्सिडी से मतलब समझ रहे हैं ना। उस समय एग्जाम्पल से भी आपस में बातें नहीं, उस समय भी ये पढ़ चुके हैं हम टॉपिक, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर है, एक एग्जाम्पल से बताना बाकी सब समझ में आ जाए। एलपीजी सिलेंडर है, माना कि वो 1000 रुपये का हम खरीद रहे हैं उसको, ओके। अब 1000 रुपये में अब गवर्नमेंट क्या करेगी, 300 या 400 रुपये का अपने अकाउंट में क्या करेगी, वो वापस रिटर्न कर देगी। तो यानी कि वो हमें 600 या 700 रुपये का पड़ जाएगा। तो यानी कि वो 300-400 रुपये हमारे लिए जो पैसे गवर्नमेंट ने दिए हैं वो क्या कहलाएंगे आपके सब्सिडी। क्लियर है ना। अब यहाँ पर सब्सिडी क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि वो बढ़ावा दे किसी भी प्रोडक्शन को। अब यहाँ पर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सब्सिडी भी 2 टाइप से होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होती है, 2 टाइप से, ठीक है। ये सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं आप, मैंने बोला ना इकोनॉमिक्स प्लस जियोग्राफी दोनों टॉपिक आपके मैक्स है। यहाँ पर सब्सिडी भी 2 प्रकार की होती है ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। थोड़ा सा ये देखिएगा, जो हम बात करते हैं जीडीपी में, जीडीपी में क्या होता है, आप वो अगर जिस कंट्री में कृषि का योगदान अगर उसकी जीडीपी में 5% हो तो वो कंट्री क्या कहलाती है, विकसित।
समझ रहे हैं ना। अगर जहाँ की अर्थव्यवस्था, जिस कंट्री की अर्थव्यवस्था में जीडीपी में 5% कृषि का योगदान हो, वह कंट्री कौन सी कहलाती है आपकी? विकसित, डेवलपिंग। दूसरी विकासशील कंट्री जिसमें जीडीपी में कृषि का योगदान 10% हो, वो कौन सी कहलाएगी आपकी? विकासशील। 10 से, और जो इसमें पूरी तरीके से यानी बोल सकते हैं डिपेंड हो कृषि पर, तो वो कौन सी कहलाएगी आप? जीडीपी में यानी कि 10% से अधिक हो, तो वो कौन सी कहलाएगी आपकी? अल्प विकसित। जैसे कि हम विकासशील हैं, 10 से 15% हमारे में क्या हो जाता है? कौन सा वाला? ये वाला 10 से 15। जैसे कि देखो इसमें अपन देखो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ का जो डेवलप्ड कंट्री है वो क्यों विकसित कंट्री है, वो सिर्फ जीडीपी में इसके योगदान से हम उसका अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर औद्योगिकीकरण जो हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर, उसमें सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की का योगदान आपके जीडीपी में ज्यादा है, किसकी अपेक्षा? प्राइमरी सेक्टर की। समझ पा रहे हैं ना? प्राइमरी सेक्टर की अपेक्षा सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का जीडीपी में योगदान अधिक है, इसलिए वो क्या? विकसित है। अपन ये जीडीपी में 5% कृषि का योगदान है, इससे हम अनुमान नहीं लगा सकते। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र रहेगा ना। सही है, उसमें आपने गलत नहीं पढ़ा, मैं भी यही बता रहा हूँ उसमें, यानी कि प्राइमरी सेक्टर की अपेक्षा आपका टर्सरी और सेकेंडरी, तो टर्सरी का सबसे ज्यादा मिलेगा। लेकिन जैसे अल्प विकसित की बात करते हैं, वो सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान उनका किसका होता है? कृषि का होता है। ये थोड़ा बिल्कुल प्राइमरी सेक्टर का है ना, ये समझाना चाह रहा हूँ, है ना। ये समझ में आया पॉइंट आपको? समझ में आए तो भी हाँ बोलना, वरना आगे चलने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, डेवलपिंग, विकासशील। और भी दी हुई है उसमें सभी। अब इसके भी क्या है? पॉजिटिव है। सब्सिडी की भी क्या है आपके? पॉजिटिव पहलू है, और आपके नेगेटिव भी है ना। तो आप घर पर देख सकते हैं इसको, बताएं अभी। पॉजिटिव और नेगेटिव। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो हम बात करते किसकी? पीडीएस। ये क्या होता है? ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? कृषि एग्रीकल्चर आपका जो हम बात करते हैं ना, आपकी अनुसूचियों में 7 अनुसूची, एक तो कौन सी रहती है? राज्य सूची, एक केंद्र सूची और एक समवर्ती सूची। राज्य सूची में अगर कोई विषय आ जाता है उस पर सिर्फ राज्य सूची कानून को बना सकती है। केंद्र सूची में आता है जिसमें केंद्र, सेंट्रल, और अगर हम बात करते हैं समवर्ती में तो दोनों। समवर्ती में क्या होता है? अगर दोनों आते हैं और केंद्र ने भी कानून बनाया और एक राज्य ने भी कानून बनाया, लेकिन अगर दोनों ने एक ही कानून बना दिया तो जो उसमें पावरफुल रहेगा वो किसका रहेगा? केंद्र का रहेगा, आपका राज्य का रद्द हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केंद्र की, तो केंद्र सॉरी पीडीएस की। पीडीएस कौन सा सब्जेक्ट है आपका? समवर्ती सूची का विषय। तो समवर्ती सूची का विषय है, तो इसमें क्या है? दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन जो अगर सबसे पहले प्रायोरिटी की बात की जाती है तो कौन देगी? केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार क्या करती है? खरीद, भंडारण, परिवहन, थोक आवंटन, केंद्रीय निर्गत मूल्य। अब ये राज्य सरकार का काम क्या करती है? डीलर्स का चयन करती है, नए लाइसेंस जारी करती है ना, लाभार्थियों की पहचान, मापदंडों का निर्धारण, आवंटन मात्रा का निर्धारण, कितने किसको क्या क्या देना है, ये सारे काम किसके रहते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के रहते हैं ना। इसमें दोनों ही काम करते हैं, आपके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। एक इसका पीडीएस के, और भी दिया हुआ है इसमें बहुत सारा। हाँ, फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं भारत की प्रमुख फसलें। क्या स्टार्ट करते हैं हम? भारत की प्रमुख फसलें। कितने प्रकार की पढ़ी आपने?
इसमें तो कुछ शो ही नहीं हो रहा है। सबसे किया था मैंने, क्योंकि इसमें भी डायग्राम सबसे ज़्यादा है। आपका समय हो गया 9:40। किसी को कहीं जाना तो नहीं ना? कहाँ जा रहे? कॉलेज? आप लोगों को तो नहीं जाना कहीं? बताए, अगर आपका लोगों का मूड हो तो आगे बढ़े, नहीं तो कल बताए। क्या बेच रहे भाई? मुझे कुछ नहीं खरीदना है। हाँ बताएं, आगे बढ़े या फिर कल पढ़े? कल कभी नहीं आता है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोगों के लिए, है ना।